तो श्रेया, ईशा, हम लोग आगे बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है। देखो, जो भी एनर्जी कलेक्ट करी जाती है ऐसे सोर्सेज से जो कि नेचुरली रिप्लेनिशेबल हैं ऑन ह्यूमन टाइम स्केल, उनको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, एक होता है कि रिप्लेनिश का जो अपोजिट वर्ड होता है ना, वो क्या होता है ईशा? वो होता है एग्जॉस्टेबल। वो होता है एग्जॉस्टेबल, यानी कि वो ह्यूमन टाइम स्केल पर एक एक टाइम ऐसा आएगा जब वो समाप्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो रिप्लेनिशेबल जो चीज़ होती है, यानी कि वो अपने आप को वो चीज़ रिन्यू कर सकती है बार बार, अपने आप को वो चीज़ रिन्यू कर सकती है बार बार। ठीक है। अब यहाँ पर बस एक चीज़ होती है। वैसे तो चलो ठीक है, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको तो मतलब बेसिकली इतनी ज़्यादा खिलवाड़ उसकी नहीं करी जा सकती इंसानों के द्वारा। लेकिन फिर भी इंसानों ने अभी तक पृथ्वी का जो हाल कर रखा है, उसके बेसिस पर मैं आपको एक चीज़ बस ये बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हो। इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ रिप्लेनिशेबल है, रिन्यूएबल है, उसका ना एक रिजुविनेशन रेट होता है कि वो दोबारा अपने आप को वापस उतना कैसे बढ़ा सके। हर चीज का पृथ्वी पर एक रिजुविनेशन रेट होता है। जैसे प्लांट्स या ट्रीज समाप्त नहीं हो सकते। आई रिपीट, जो कुदरती रूप से एनवायरमेंटली जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो ग्रासेस हैं, वो समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन इंसान के यूज करने का जो उनको रेट है, प्लस पर्यावरण जिस रेट से इन सबको रिन्यू करता है, ये रेट है स्लो, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन है फास्ट। तो ये जो एक मिसमैच जो क्रिएट होता है, इसकी वजह से इसका हमें दिखता है डाउनफॉल, और इंसानों की डिमांड में हमें दिखता है एक इजाफा, एक बढ़ोतरी, एन इंक्रीमेंट। समझ गए? तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से वैसे जानते हो, ये कोई नई एनालिसिस नहीं है। इस कंसेप्ट के बारे में आप जानते हो कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज नीड्स एंड दोज वांट्स आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, दैट इज रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर। ठीक है। तो एनर्जी जो कि कलेक्ट करी जाती है ऐसे रिसोर्सेज से जो कि नेचुरली रिप्लेनिशेबल है ऑन ह्यूमन टाइम स्केल, उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर आता है ईशा सनलाइट, जिससे आप क्या बनाओगे? सोलर एनर्जी, विंड विंड एनर्जी, रेन, टाइड, वेव्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। एक एक एनर्जी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी जो आगे अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, जैसे यहाँ पर देखो सोलर एनर्जी दे रखा है, डिटेल में सभी एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो, बिकॉज इसके बाद ना जोग्राफिकली या एनवायरमेंटली आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करने को नहीं रह जाएंगी। जर्नली अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, जब आप यहाँ से ये सब चीज़ें पढ़ लोगे तो इसने जोग्राफी इन्वायरमेंट के साथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है काफ़ी अच्छी। इसके बाद मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली या फिर गवर्नेंस के मामले में या फिर पॉलिटिकली आपको सिर्फ कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन से एरियाज ऑफ ये एनर्जी जनरेशन के फील्ड में सरकार की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, सरकार के क्या क्या मिशंस हैं, सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, बस वो याद करने को रह जाएगा। वो आप आराम से PT365 से कंपाइल कर सकते हो मिनिस्ट्री वाइज। ठीक है। तो देखो, 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, 4 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफन सपोर्टेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी आर बिजली का उत्पादन, एयर एंड वाटर हीटिंग या फिर कूलिंग। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड रूरल या फिर ऑफ ग्रिड एनर्जी सर्विसेज। अभी हम आगे चलकर इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड एनर्जी सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है और ये टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है। वो बेसिकली आपको ये बता रहा है हमारे देश में रेन्यूएबल एनर्जी अगर अभी तक यूज होती हुई आई है ना श्रेया, ईशा, तो वो ना 4 फील्ड्स में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है।
एक बिजली बनाने के क्षेत्र में, एक हवा को गर्म करना या ठंडा करना, पानी को गर्म करना या ठंडा करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर रूरल एनर्जी सर्विसेज के लिए गांव में, जिसको ऑफ ग्रिड कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया ऑन ग्रिड या इन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा। रेन्यूएबल एनर्जी भारत के अंदर किसकी अध्यक्षता के अंदर आती है? रेन्यूएबल एनर्जी का दायरा जो है वो MNRE के अंतर्गत कवर होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। हमारी जो करंटली अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो इस साल का जो बजट आया था 1 फरवरी 2023 का, उन्होंने रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए यूनियन बजट में 10,222 करोड़ रुपए का प्रावधान करा था। ठीक है, एलोकेशन करा था। अब रेन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो, एडवांटेजेस तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको मेन निगाह अपनी बनानी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि आपको यहां पर नाम सुनकर वैसे कोई डिसएडवांटेजियस एस्पेक्ट दिखेगा नहीं रेन्यूएबल एनर्जी का। सनलाइट, विंड, रेन, टाइड, वेव्स, जियोथर्मल एनर्जी, सूरज की किरणों से, पानी से, हवा के माध्यम से अगर हम एनर्जी या पावर को जनरेट कर पा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? फिर क्या उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, उसको हम जानेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि इसके फायदे क्या क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। अच्छा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बात कवर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ कंफर्टेबली। बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो एडवांटेजेस, हाँ ओके सर, कुछ भी लगे तो इमीडिएटली मुझे रोक देना, ठीक है? कुछ भी पॉइंट समझ में ना आए तो रोक देना मुझे इमीडिएटली। तो रेन्यूएबल एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी, एक तो इसका एडवांटेज ये है कि एनर्जी है रेन्यूएबल एनर्जी, रेन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, तो यानी कि ये जो है बार 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 हम लोग रिजुविनेट कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते रिजुविनेट, हम इनसे एनर्जी को बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। रिसोर्सेज अपने आप को रिप्लेनिश, रिजुविनेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहें अगर, ये जो सोर्सेस हैं, अपना सूरज की किरणें हो गई, हवा हो गई, बारिश का पानी हो गया, टाइड्स हो गई, लहरें हो गई, वेव्स हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ये जो सोर्सेस हैं दे हैव इन्फानाइट सस्टेनेबिलिटी, दे हैव इन्फानाइट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक ये सारी पृथ्वी के साथ एसोसिएटेड रहेंगी चीजें, ऐसा माना जाता है। एंड वी विल नेवर रन आउट ऑफ इट। ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं इसके। एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे प्रोमिनेंट जो हम चीज़ इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं शुरू से, अलग अलग हमने एनर्जी सोर्सेज को देखा। हमने कोयले से बात करना शुरू करी थी, हम धीरे धीरे करके कोयले से जो रेसिड्यू जो जनरेट होता है जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित होता है, फिर हमने लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल की बात करी, उससे भी पर्यावरण दूषित होता है, फिर हमने गैशियस नेचर की फ्यूल की बात करी। पर्यावरण उससे दूषित इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया में यस पर्यावरण के ऊपर मीथेन डिस्चार्ज वगैरह इन सब के जो हैं बेसिकली परिणाम होते हैं। हाइड्रोजन ही सिर्फ अभी तक हमने ऐसा पढ़ा जो कि बिल्कुल क्लीनेस्ट सोर्स है, जिसके अंदर कोई भी बिल्कुल जीरो एमिशन होता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम लोग सारे के सारे रेन्यूएबल एनर्जी के बास्केट को, इसके अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको पकड़ लें, उसके सोर्सेज को पकड़ लें, तो दे आर क्लीन सोर्सेज, इनमें कोई भी हेरा फेरी नहीं है। जस्ट लाइक पेट्रोलियम, कोल, और अगर आप गैशियस नेचर की बात करो लाइक शेल गैस या कोल ब्लैक मीथेन, उसमें फिर भी एमिशन के मामले के अंदर कम ज़्यादा का फर्क होता है। लेकिन यहाँ पर आप सारे के सारे रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक ही बास्केट के अंदर डाल दो, उन सबको आप तराजू में तोल लो, तो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि ऑल आर क्लीनर सोर्सेज। ठीक है, कॉजिंग लिटिल टू नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बहुत कम या फिर नाम मात्र के बराबर, लिटिल और नो ग्रीन हाउस गैसेस एंड नेट कार्बन एमिशंस, दस बीइंग इको फ्रेंडली। ओके, उसके बाद ये एक रिलायबल एनर्जी सोर्स है। क्यों? क्योंकि इट इज इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर, खत्म नहीं होने वाला, तो हम रिलाई कर सकते हैं। अब रिलायबल एनर्जी सोर्स है, आगे आप इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हो, फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद और क्या इसके फायदे हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स,
जैसे अभी हमने एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को देखा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, दे आर कंपैरेटिवली चीपर एंड मोर इकोनॉमिकली साउंड। मतलब एक तो यूटिलाइजेशन का खर्चा भी कम है और सेटअप करने का खर्चा भी कम है। जैसे आप कहोगे कहाँ सेटअप कम है, आप रेट जानकर देख लो। रेट मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। हम ना एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक सोलर रूफ पैनल की फॉर होम, इसकी एक कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो इधर देखो जरा, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं आपके लिए। हियर द रेफरेंस अबाउट द रेंज ऑफ सोलर पैनल्स फॉर होम कॉस्ट विदाउट अ सब्सिडी। विदाउट अ सब्सिडी इंडिया के अंदर कितनी है? अगर आप 1 किलोवाट का रूफटॉप पैनल अपने छत पर लगवा रहे हो, 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, 1 किलोवाट की जो रेंज है वो वेरी करती है। मतलब जो आपकी छत में, आपके फ्लैट में मतलब बेसिकली लग जाएगा। इसको ऐसा मत समझना कि आप पूरी की पूरी सोसाइटी वगैरह में रह रहे हो तो टावर्स में रह रहे हो, गुरुग्राम नोएडा जैसे, तो आप हर जगह लगा लोगे। आपकी छत की बात हो रही है सिर्फ ये। आपको उसकी लागत आएगी 70,000 से 1,10,000 अगर 1 किलोवाट का है। 3 किलोवाट का 1,80,000 से 2,40,000 तक। 5 किलोवाट का है तो 3 लाख से 4 लाख का खर्चा आएगा। आप कहोगे ये सस्ती चीज़ है क्या? ये कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ से हुआ? लेकिन दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बिजली का बिल ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बार में 4 लाख आ जाएगा ईच और फिर वो कभी भी नहीं आएगा। बिजली का बिल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, आता रहेगा ना वो बार बार, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सोलर रूफ पैनल, सोलर रूफ पैनल इन दिल्ली, तो ऐसे करके ये छतों पे लग जाते हैं। मैंने आपको बोला ना एक एक टावर के लिए अलग अलग होता है। ये देखो, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ठीक है। ऐसे अगर देखना उधर भी लगे रहते हैं बड़े सारे इंडस्ट्रीज सेटअप वगैरह में लगे रहते हैं। श्रेया, गुरुग्राम में भी लगे रहते हैं। देखो गुरुग्राम वाला दिखाता हूँ अगर कोई इमेज मिले मुझे तो। जो उधर घर हैं, जो उधर सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पर लगे रहते हैं। ये देखो, ठीक है, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग उधर है। अब गुरुग्राम तो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं, आसपास उसके सोनीपत, पानीपत, खेत वगैरह भी हैं। तो देखो एक ये सोलर प्लांट है गुड़गांव हरियाणा के अंदर। ये तो लेकिन ये तो पूरा का पूरा एक तरीके से कि प्लांट है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए मतलब, है ना। बस इसको याद रखना आप। ये तो मैंने प्लांट्स दिखा रहा था आपको, कहाँ गया ये? इसको याद रखना, 1 किलोवाट। अभी पहले इस नंबर को देख लो, मतलब याद रखना इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स बना लो इसके, इसको बस एक बार के लिए देख लो। 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल लगा रहे हो तो 70,000 से 1,10,000 का खर्चा। 3 किलोवाट में 1,80,000 से 2,40,000 का खर्चा। 5 किलोवाट में 3 लाख से 4 लाख का खर्चा, ठीक है। देख लिया खर्चा। अब ये कंपैरेटिवली चीपर है। क्यों? बिजली बिजली जितनी यूटिलाइज करोगे, बिजली जितनी यूटिलाइज करोगे वो खर्चा बार बार भुगतना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर आप इसको लगा लो, एक बार अगर आप इसको लगा लो तो आपकी छुट्टी हो जाती है फिर उसके बाद पैसे देने की, ठीक है। तो इसलिए इसको इकोनॉमिकली साउंड माना जा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव माना जा रहा है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। फिर आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, अरे यार एसी इतनी देर से चल रहा है, बंद कर दो, बिल बहुत ज़्यादा आएगा। जब कोई ना ही नहीं रहा है तो फिर गीज़र क्यों ऑन रह गया, बिल बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। जब घर से बाहर निकलते हो, कमरों से बाहर निकलते हो, तो तुम लोग लाइटें क्यों नहीं बंद करते हो? मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी बातें होती है कि नहीं होती, जो मैंने 3 लाइनें बोली। फिर ईशा, रात को भी पूरे घर की लाइटें जलाकर सोना, कोई टेंशन नहीं है। तो एज पर एस्टिमेट्स, renewable energy manufacturing will generate hundreds of thousands of stable jobs. क्यों? Because this is emerging sector, this is emerging sector, और fresh
फ्रेश डिमांड स्केल पर वर्क करेगा ये सेक्टर। डिमांड स्केल का मतलब ये होता है, मतलब इकोनॉमिक्स, ये वाला पॉइंट इकोनॉमिक्स का था ना, इसलिए डिमांड स्केल का मतलब ये होता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी, लोगों की एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्लस रिसोर्सेज दोनों बूस्ट होंगे। इसको कहते हैं फ्रेश डिमांड, फ्रेश छोड़ो डिमांड स्केल कहते हैं इसको। लेकिन ये क्योंकि एक इमर्जिंग सेक्टर है इसलिए मैंने टर्म यूज कर दिया यहाँ पर फ्रेश डिमांड स्केल। ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले बताओ डिमांड स्केल के साथ ये एक एग्जांपल जो मैंने लिया सोलर रूफ पैनल्स का। तो श्रेया, जो ये लागत आ रही है, अगर आप और मैं मिलकर अपने घर में 5 किलोवाट वाला जो सिस्टम है जो लगवा ले 3 से 4 लाख रुपए जिसका खर्चा है, एक बार में तो चलो ठुकेंगे 3 से 4 लाख रुपए मान लिया, लेकिन वो 10 साल का बिजली का बिल या फिर 1 साल का बिजली का बिल देने से तो इफेक्टिव, 1 साल छोड़ो मतलब जो भी है, मतलब जिंदगी भर का बिजली का बिल देने से इफेक्टिव है कि नहीं? फिर हमें कोई टेंशन लेने की कोई बात है, फिर उसके बाद तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ना फिर तो हमारी, ठीक है? तो ये चीज़ इफेक्टिव है। इवन ना ऐसी बात नहीं है, पहले वाला पॉइंट खत्म कर देता हूँ फिर बताता हूँ उस वाले पॉइंट के बारे में। स्टेबल एनर्जी प्राइसेस, दे प्रोवाइड रिलायबल प्राइसिंग ऑन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, अच्छा अब आप कहोगे जब हम अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं फिर किस चीज़ के प्राइस देने? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तब है जब आप सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से बिजली या कोई भी जो पावर है वो बोरो कर रहे हो, वो खरीद रहे हो, ठीक है? तो दे प्रोवाइड रिलायबल प्राइसिंग ऑन एनर्जी। देखो अभी आगे चलकर ना इसी चैप्टर में हम एक मिशन पढ़ेंगे और उसको हम गवर्नेंस के अंदर भी PT 365 में बहुत सारी जगह पर पढ़ेंगे, ठीक है? क्या है जिसमें ईशा श्रेया एक चीज़ हुई थी 2018 के बजट में एक चीज़ आई थी, एक मिशन आया था, एक पॉलिसी आई थी। अभी हम उसके नाम देखते हैं, अभी आगे चलकर आपको दिखाऊंगा मैं। 3-4 पॉलिसी, 3-4 मिशन हैं ऐसे 2018 के बजट में। उससे पहले भी बात हुई, उसके बाद भी बात हुई। क्या हुआ कि किसानों को बोला गया कि तुम ना अपने फार्म लैंड में परेशान रहते हो कि हमारे पास एक रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, या फिर हमें नंगी तारों पर बिजली की तारों पर तारे डाल डालकर बिजली जो है वो लेनी पड़ती है फॉर रनिंग ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। और कभी कभार कुछ लोगों की कंप्लेंट ये भी है कि थोड़ा सा हमारा सबअर्बन एरिया में अगर कोई सेटअप है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर या कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो क्या है कि हमें उसके लिए मीटर, बिजली के मीटर लगाने पड़ते हैं और उसका भुगतान करना पड़ता है। इतनी हमारी इनकम होती नहीं है। तो सरकार ने श्रेया क्या करा था कि प्रोत्साहन दिया था, है ना, कि यस इलेक्ट्रिसिटी तुम जनरेट करो सोलर पैनल से, नॉट ओनली एट होम श्रेया बट ऑल्सो इन एग्रीकल्चर फील्ड्स। उसके बाद दे गिव सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, नॉट श्योर बट हर्ड अबाउट इट। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही है, एकदम सही है। उन्होंने सिर्फ घर के लिए नहीं, बेसिकली किसानों की दिक्कत ना एग्रीकल्चर फील्ड्स को लेकर थी। देखो बहुत सारी जगह पर मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो ये वाली बात, कि खेती बाड़ी वाले इलाकों में देश में हमारे 90% इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी सेटअप नहीं है फिक्स बेस में, है ना। तो फार्मर्स ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि बिजली के मीटर के भुगतान हमें करना पड़ता है, लेकिन बिजली अवेलेबल भी नहीं है, ये भी बात है। जब चाहिए बिजली अवेलेबल भी नहीं है, ये भी रियलिटी है उसके साथ साथ। मतलब जो चीज़ फ्री है तो वो अवेलेबल भी नहीं है। अब फ्री क्या उस सेंस में कि कभी कभार सब्सिडी मिल जाती है, वो मिल जाती है, लेकिन फिर भी एक रिलायबल चीज़, एक स्टेबल चीज़ चाहिए। तो उनको सोलर रूफ पैनल्स लगाने के लिए खेतों में बोला गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो वो बिजली जनरेट करेंगे ना, तो इसमें एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया आया था श्रेया। जो पावर डिस्कॉम्स कंपनी होती हैं, जैसे अभी आप शायद जिस फ्लैट में रहते हो तो बिजली का बिल ऑब्वियस ही बातें आता होगा। ईशा आपके मेरे घर में आता है, इसमें आपके मेरे घर में आता है बिजली का बिल, है ना। तो श्रेया अपने अपने घरों में ना बिजली का बिल आता ही है, हमें वो देना पड़ता है। लेकिन इस स्कीम में, इस पॉलिसी में एक अच्छी चीज़ श्रेया ये करी गई ईशा, कि किसानों को बोल दिया गया कि तुम सोलर रूफ से जो भी बिजली का उत्पादन कर रहे हो ना इसमें, तो तुम्हें जितनी यूटिलाइजेशन की जरूरत है तुम कर लो। एक्स्ट्रा यूनिट जो बिजली तुमने बचा कर रखी है वो तुम ये डिस्कॉम कंपनीज को सेल कर सकते हो। अब ये एक इतना प्रो एनवायरमेंटल मेजर था, क्योंकि श्रेया सोचकर देखो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन IAS ऑफिसर, कि देखो जो डिस्कॉम कंपनीज हैं
वो भी बिजली कोई आसमान से तो टपका नहीं रहे हैं, वो भी फिर कोल जनरेशन के ऊपर, फिर कोल पावर जनरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं बिजली को बनाने के लिए। अगर ये ऐसे सोलर रूफिंग पैनल्स लगाकर या फिर रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बात सिर्फ सोलर रूफिंग पैनल्स की नहीं है, लेकिन हम सोलर रूफिंग पैनल्स की इतनी ऐसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि ईशा आप खुद सोच के देखो, इसमें विंड मिल लगाना आसान है, और विंड मिल क्या चलेगा हर जगह पर, ठीक है। मैं और श्रेया दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ईशा भी, इनफैक्ट ईशा आप भी यहीं पर रहते हो ना, आई थिंक हरियाणा वगैरह में, चलो मान लेते कि हम तीन, अच्छा दिल्ली में रहते हो ना, तो हम तीनों ना इसमें दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हम करोड़ों का भी खर्चा कर लें और अपनी छतों पर विंड मिल लगवा लें, कुछ फायदा है इसमें उसका? कुछ भी फायदा है? श्रेया पंजाब में है, पंजाब के घर में लगवा ले, और मैं एमपी से हूं, अगर मैं वहां पर लगवा लूं, कोई भी फायदा है? चाहे मैं और श्रेया 10-10 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर दिया अगर विंड मिल के ऊपर, है ना। बात तो हमें यही है ना, विंड मिल को हमें कोई पंखा तो देखना नहीं है कि बाबू श्रेया देखो कितना अच्छा पंखा घूम रहा है इसका, है ना, 20 करोड़ रुपए का पंखा लगवा लेते, देखेंगे इसको रोज सुबह उठकर। पॉइंट ये है ना कि हमें तो बिजली चाहिए उससे, है ना। अब उसके लिए सोलर रूफिंग पैनल से बढ़िया तो इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं हमारे। ये जो हम लोग अगर एक इंडिया के ऐसे कोनों में रहने जहाँ पर हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों से हैं, या फिर हार्ट ऑफ द इंडिया मध्य प्रदेश या सेंट्रल ईस्ट इंडिया से हैं, है ना, ये सब चीज़ें तो वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर ये समुद्री इलाके और हवा बहुत ज़्यादा बहती हो, है ना। तो इसलिए ना ज़्यादातर श्रेया ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार ने उस पॉलिसी में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने को बोला था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर ये जो खेती बाड़ी वाले जो इलाके 95% 92%, ये सारे के सारे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हवा इतनी तेज़ नहीं चल सकती है, या फिर वाटर सोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकेंगे, तो सोलर रूफिंग पैनल बेस्ट है। अब डिस्कॉम कंपनियों को अगर ये बिजली बेच देंगे तो वो फिर कोयले की मदद से बिजली का उत्पादन कम करेंगे, राइट ईशा? कोयले की मदद से वो कम बनाएंगे, और हमारे पास अगर एक्स्ट्रा बिजली अगर हमने प्रोड्यूस कर ली है, सोलर रूफिंग पैनल के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करी, हमारे पास वो बिजली जो है वो इकट्ठी होती चली जा रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है। अब एक्स्ट्रा जो बिजली बच गई तो ईशा क्या करेंगे? खाएंगे हम दोनों उसको बैठकर रोटी पराठे के साथ? नहीं ना, है ना। एक्स्ट्रा हमें उसको बेच देना चाहिए। और इसमें ऐसा भी नहीं कि जो आपके पास बिजली जो बच गई है, एक्स्ट्रा जो बच रही है, जो आपको पता है इतनी यूटिलाइज नहीं होती है, अगर लाइट कल को 2-4 दिन गांव में नहीं भी आती है, या खेतीबाड़ी वाले इलाके पर नहीं आती है, तो वो तो हमारे हिसाब से है ना इसमें कि कितने सेटअप का कितना सोलर रूफिंग पैनल लगा रखा है। मान लो कि ईशा करते करते इन्वेस्टमेंट शेयर करते करते हमने 50 सोलर रूफिंग पैनल लगा लिए, ठीक है। अब उसके अंदर ईशा क्या है कि हमारा काम 25 से हो जाता है, और बिस्में बाकी जो 10 हैं वो हमने सेफ साइड के लिए लग रखे हैं, बच्चे कितने 15, उन 15 की बिजली को हम आराम से बेचकर पैसा नहीं कमा सकते हैं क्या बैठे बैठाए, है ना। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था ये। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि 25 से हमने बिजली को यूज करके अपना जो मोटर पंप्स हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं वो चला लिए, 10 हमने बैकअप के लिए रख रखे हैं उसकी बिजली सेव करके, हमारे पास 50 है, 25 हमने वो करके रखे रखे जो डेली यूटिलाइज हो रहे हैं, 10 की बिजली हमने सिकोड़ कर रख रखी है बैकअप के लिए कि अगर कल को गांव में 10-10 दिन बिजली ना आए, कोई फॉल्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो करके। बचे कितने? 15, 25 + 10 35, और 50 से टोटल तो बचे कितने? 15। एग्जाम्पल के लिए बस ये नंबर यूज कर रहा हूँ। तो बाकी 15 की बिजली श्रेया हमने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो बच रही है तो वो हम बार बार डिस्कॉम्स कंपनी को बेच बेच कर वो उनसे वो बिजली ले सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये आया होगा ईशा, इसमें कि डिस्कॉम कंपनी खरीदेंगी क्या बिजली? इस पॉलिसी इनिशिएटिव्स के अंतर्गत ये अनिवार्य कर दिया गया था कि डिस्कॉम्स कंपनीज को नेसेसरली अगर कोई किसान देने को तैयार है तो उनको खरीदनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज सरकार एक चीज का ध्यान रख रही है, श्रेया बिजली ही तो चाहिए डिस्कॉम कंपनी को घरों में देने के लिए, जैसे हमारे घरों में जो बिल आता है, आपके और मेरे घरों में बिल आता है ईशा, बिजली ही तो चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि वो कोयले से आए या फिर वो सोलर एनर्जी से आए, या जियोथर्मल एनर्जी से आए, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक उससे आए, बिजली तो बिजली है ना। श्रेया, सोलर एनर्जी से पैदा हुई बिजली घटिया क्वालिटी की होती है एज कम्पेयर टू जो आपके फ्लैट में आती है, ऐसा कुछ है? उससे आपका पंखा 0.5 पे नहीं चल पाएगा श्रेया, ईशा। गीजर का पानी गर्म नहीं हो पाएगा अगर सोलर एनर्जी से बिजली कराएगी तो। है, वो अलग कलर की बिजली होती है, ये मोटी बिजली होगी, पतली बिजली बिजली होगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी वो। हाँ, करंट लगेगा ना, बाल उठेंगे, पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये फायदे तो देखो बच्चा बच्चा जानता है, कोई भी बता देगा अपने शब्दों में बनाकर। अगर हम ये हेडिंग को छोड़ दें तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने इसमें बचपन से नहीं सुन रखा, ये हम जब से साइंस पढ़ रहे हैं बचपन से, 4th-5th क्लास से, तब से ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन मेन फोकस हमें करना डिसएडवांटेजेस पे। भाई इतनी अच्छी फॉर्म ऑफ एनर्जी के क्या कोई नुकसानदायक परिणाम भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। तो वो क्या है? एक तो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। वन फ्लॉ इज दैट
सोर्सेस हैविली डिपेंड अपॉन द वेदर फॉर सोर्सेज ऑफ सप्लाई। ये वाली बात मैं ऊपर कवर करना चाहता था जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बता रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो वो उसका डिसएडवांटेज बन जाएगा, इसलिए मैं चुप रह गया। बात वही आ गई ना, जैसे मैं बस मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि मैं, ईशा और श्रेया ये दिल्ली एनसीआर में नहीं लगवा सकते हर एक प्लान, ठीक है, जैसे विंड मिल नहीं लग सकता हमारे यहाँ। अब पॉइंट ये, अगर श्रेया आप और मैं अगर मॉस सिंड्रम में रह रहे हो, मॉस सिंड्रम में रह रहे हो, जानते हो ना मॉस सिंड्रम के बारे में ईशा, रेनियस प्लेस ऑफ इंडिया, अगर हम लोग वहां रह रहे हो ईशा, ठीक है, तो एक बार बताना फिर कोई सोलर पैनल काम करेगा फिर वहां पर, या फार साउथ इंडिया में रह रहे हो इसमें हम लोग, तब वो वहां पर काम करेगा जहां पर केरला जैसी जगह पर 6 महीने बारिश होती रहती है, 6 महीने नॉर्मल मौसम रहता है, नहीं ना। तो बात वही है कि जो कोई हर जगह वो चीज सेम तरीके से काम नहीं कर सकती है। अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हमें उसके लिए कोई डैम या रिवर फ्लो प्रॉपर तरीके से चाहिए कि नहीं चाहिए इसमें, ये राजस्थान में लगा सकता हूं मैं, है बिगड़ जाएगा ना वहां की वो पूरे का पूरा वाटर सिस्टम और वो सब कुछ वो करके। और कौन सी रिवर है भाई कि जो इतनी तेज भाव से बह रही हो जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट हो सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो सके, समझ रहे हो। तो यहां पर ना बेसिकली दिक्कत इसी चीज के ऊपर है, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। मतलब अगर आप ना ईशा प्रो रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर रिलाई करते हो, आप उसके लिए मतलब यू आर प्रो टू रिन्यूएबल एनर्जी, आप उसकी तरफ ओरिएंटेड हो, आप ये सेटअप बनाना चाहते हो। अब आपने अपनी लोकेशन चेक करी और आपका घर है मॉस सेंट्रम में, ठीक है, तो आप सोलर पैनल नहीं लगा सकते। बिस्मे आपका घर है मध्य प्रदेश में, तो आप विंड मिल नहीं लगा सकते, ठीक है। मेरा घर है उड़ीसा में, तो मैं विंड मिल लगा सकता हूं इसमें, लेकिन बात अगेन ये एक डिसएडवांटेज की बनेगी अभी आगे चलकर, लागत की। विंडमिल बहुत कॉस्टली होते हैं, विंडमिल बहुत करोड़ों की सेटअप बैठता है उसका, लाखों करोड़ों का सेटअप बैठता है, राइट। इसमें अगर अच्छा वाला पर्सन अगर करवाना चाहे, वो करवाना चाहे, देखो विंडमिल सिस्टम जो है उसमें हमेशा एक कोशिश ये करी जाएगी, जब आपका बहुत बड़ा सेटअप और आपको हद से ज्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको लगाओगे। घर की बिजली चलाने के लिए आप विंडमिल लगाओगे क्या, बताओ, नहीं ना, फीजिबल नहीं होगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बैठेगा। उसके बाद फॉर इंस्टेंस रेन, विंड एंड सनशाइन, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में ऑल्सो कॉज इश्यूज, ठीक है। उसके बाद जैसे वो नहीं होता ये टाटास का ये डिश टीवी तो देखा ही होगा, तो ईशा जब जैसे ये बारिश आती है, पहले जैसे घरों में अपन लगवाते थे टाटास का डिश टीवी वगैरह, तो ये जो जब बारिश होती है तो उसके नेटवर्क नहीं चले जाते हैं पूरे के पूरे, वो सिग्नल चले जाते हैं, वो कहता है नो सिग्नल, या फिर वो इट्स रेनिंग हैविली ऐसे लिख कर आ जाता है, मतलब वो करके। तो ये देखो सोलर पैनल के साथ ये कि दिन में अगर धूप निकली थी तब आपने चार्ज कर लिया उसको तो चलो ठीक है, लेकिन फिर वो बाद में ना थोड़ा सा ऐसा दिक्कत ये पैदा कर सकता है। अब जैसे श्रेया डिफरेंस तो आ गया है ना अपनी दिल्ली एनसीआर में, क्यों ईशा, 10 दिन पहले जितनी धूप निकल रही थी अभी 3 दिन से नहीं निकल रही है। तो मान लो कि आज हम एक राउंड फिगर में एक नंबर बोल रहा हूं इसमें, मान लो 10 दिन पहले हम 500 यूनिट ऑफ बिजली जनरेट कर रहे थे, तो आज की सुबह अगर श्रेया हम देखें तो वो 300 350 यूनिट से ज्यादा जनरेट नहीं होगी ना, मतलब कम तो हो ही जाएगी ना 500 से, क्योंकि कोहरा छाया हुआ है, धूप दिख नहीं रही है 2 दिन से, तो जितनी स्टोर करी होगी या फिर जिस दिन धूप निकलेगी तभी तो वो रिचार्ज होगा। ऐसे तो फिर एक बार बताना इसमें ये बंद कमरे में रख दूंगा सोलर रूफिंग पैनल को, या फिर ऊपर एक छत लगा रखी है तो चार्ज हो जाएगा वो अपने आप, क्या नहीं होगा ना। मेरे पास कोलैबोरेशन से एक ना लाइट आई थी, अभी मैं क्लास के बाद भेजूंगा, मुझे रिमाइंड करवा देना। कोलैबोरेशन से एक छोटी सी लाइट आई थी, मतलब वो ईशा कैसी लाइट है कि वो प्लांट्स में लगाने के लिए न्यू ईयर क्रिसमस वाली काइंड ऑफ वो लाइट है, जैसे मनी प्लांट में या किसी पौधे में लगा लो लपेट कर। तो उसके ऊपर जो मतलब वो डंडा है ना, अभी मैं फोटो भेजता हूँ, लेकिन एक चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, ये एक ऐसा ना एक डंडा है ऐसे करके अटैच, और इसके तारों से लाइट अटैच है। इस डंडे को क्या करना होता है, जो गमला है ना उसमें गाड़ देना होता है, पूरा यहां तक गाड़ देना होता है, ताकि सिर्फ इसका ये जो नेक नेक है ये विजिबल हो जाए, और ये फिर प्लांट्स में ये लपेट दो। तो करना क्या होता है, इसके ऊपर ना इसमें एक सोलर रूफिंग पैनल लगा हुआ है। मैंने भी सोचा था बेकार लाइट है, मुझे बाद में पता लगा डब्बा वब्बा खोलकर उसका कि उन्होंने अच्छी लाइट भेजी है मुझे यूट्यूब से कोलैबोरेशन वालों ने, कि उसके ऊपर ना एक सोलर पैनल लगा हुआ है ईशा ये। तो श्रेय ये क्या करता है, जिसको जैसे मैं छत पर रखा हूँ ना, जैसे धूप वूप निकली हुई है सर्दियों में, अच्छी गर्मियों में तो चलो सदाबहार रहती है, तो ये ना ये 6-7 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है ईशा। और उसके बाद ना इसकी लाइट जो है वो फिर रात भर चलाने के लिए काफ़ी रहती है। और छोटी छोटी लाइट बॉल्स हैं एक्चुअली, वो इतनी इतनी बड़ी बॉल्स हैं, वो अभी दिखाऊंगा मैं क्लास के बाद, फोटो भेजता हूँ मैं आपको ग्रुप पे, तब देखना आप। अब ये जो मैंने एग्जांपल ये वाला क्यों लिया, ये जो छोटा
जो एक बता रहा हूँ कि इतनी सी लाइट में, मतलब आप ये मान लो कि जितने आप अपनी हथेली को सिर्फ देख लो एक्सक्लूडिंग उंगलियां, इससे भी छोटा पैनल है उसके ऊपर जो लगा हुआ है, लेकिन देखो चार्ज होकर इसमें पूरी रात भर के लिए, अगर मैं प्लांट्स को या कहीं पर भी रूम में प्लांट्स के लिए है, मतलब बेसिकली उसको मना थोड़ी ना करा किसी ने कि मैं रूम में नहीं रख सकता उस लाइट को, जो भी करके कहीं पर भी रख लूँ तो वो पूरी रात का सेट मतलब बैकअप दे देता है वो पूरा आराम से। ठीक है। अब कई किसानों को मैंने ये देखा है, जो कि मैं बात कर रहा था आपसे ऊपर, वो लोग पूरा सोलर पैनल इतना बड़ा ना खरीद के, मैंने मध्य प्रदेश में खेतों में ये देख रखा है कि मेरे खेतों में तो देखो ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे फार्मर्स को मैंने देख रखा है कि उन्होंने ऐसा एक सोलर पैनल लगा रखा है। ठीक है। ऐसे उन्होंने एक सोलर पैनल जो है एक लगा रखा है, छोटा सा, मतलब इतना बड़ा मान लो कि जितना अपना कोई लक्ष्मीकांत की बुक है जैसे, इतना बड़ा मान लो, इससे थोड़ा सा और बड़ा मान लो, लैपटॉप जितना बड़ा मान लो। ठीक है। लक्ष्मीकांत बुक या लैपटॉप जितना बड़ा मान लो, इतना बड़ा एक रूफिंग पैनल उन्होंने लगा रखा है, सिर्फ एक ही लगा रखा है। अब हो सकता है कि वो जो किसान है वो बहुत कुछ करता हो, लेकिन अब खेती बाड़ी अवेलेबल है, तो जितनी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज के लिए एक्स्ट्रा जो बिजली चाहिए पड़ती होगी ईशा, तो उसने अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से इसमें वो लगा लिया होगा पैनल। उसको पूरी जरूरत नहीं है सब कुछ करने की, या फिर जरूरत अगर है भी तो इतना पैसा नहीं है मान लो, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं सोलर सोलर पैनल, स्मॉल सोलर पैनल विद फार्मर, कुछ ऐसा देखने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल यही, बिल्कुल ऐसा ये, मैंने बोला ना बड़ा छोटे साइज का होता है। अब अपनी जैसे मतलब काइंड ऑफ, ये तो फिर भी डबल दिख रहा है, मैंने इसका एक सिंगल इतना सा साइज का देखा हुआ है, सिर्फ जितना अपना लैपटॉप होता है या लक्ष्मीकांत की बुक होती है जितनी, ऐसा। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये फार्मर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको सिर्फ इतने की जरूरत है या जो भी है, उसका जितना काम चल रहा है वो उतना कर रहा है। जैसे मतलब मान लो इसको जैसे ट्यूबवेल चलाने के लिए इतना ये चाहिए पड़ता है, तो उसने इतने का लगा रखा है सेटअप, मतलब बेसिकली, है ना। इसको सिर्फ इतना सा कोई काम करने के लिए चाहिए पड़ता हो तो इतना लगा रखा है। अब बात सिर्फ खेती बाड़ी की भी नहीं है, क्या पता हाउस होल्ड के लिए चाहिए पड़ता हो, किसी चीज़ के लिए कुछ चाहिए पड़ता हो। अब ये चीज़ इफेक्टिव देखना कैसे है, इफेक्टिव देखो, देखो कैसे है, कनेक्ट करते हैं। चलो हम ना कुछ ऐसे इनोवेटिव चीज़ बनाते हैं अपनी कुछ एनालिसिस की। देखो श्रेया, अभी सरकार ने निकाली नमो नमो ड्रोन दीदी स्कीम, है ना, इसमें ईशा निकाली ना, अभी मैं बड़े दिनों से जिक्र भी कर रहा था इसका क्लासेस में। नमो ड्रोन दीदी स्कीम निकाली। अब ड्रोन्स जो होते हैं ना, उनका बैटरी बैकअप अभी तो देखो ऐसा होता है कि DJI का जो ड्रोन है, DJI मैविक वगैरह या DJI मिनी प्रो 3 वगैरह, अच्छा ब्रांड होता है। मैंने आपको बताया था ना वो दुबई से आता है हमारे देश में। तो उसमें क्या है, उसमें वो उसकी जो बैटरी है, एक बार अगर आपको उसको उड़ाना है या जो भी करना है, तो वो आपका चल जाएगा काइंड ऑफ, मान लो आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक वो आपका चल जाएगा। ठीक है। आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक वो आपका चल जाएगा। ओके। अब यहां पर अगर खेती बाड़ी में अगर ध्यान देने की अगर नीड अगर हो, अगर आपको देखना हो ये सब कुछ, अपना सेटअप पूरा देखना हो, या विमेन जो हैं वो, आपको पता है नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्यों आई है, क्योंकि उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट कर गए और अब खेती बाड़ी उनको संभाल ली है। तो क्या उनको रिचार्ज करना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा दोबारा, या फिर वो खेत से लौट कर घर आएंगी फिर वो चार्ज करेंगी, फिर वो 20 मिनट के लिए वो उड़ाएंगी उसको, फिर वो करेंगी। चलो मान लेते हैं कि अब जब ड्रोन की डिमांड बढ़ेगी तो इस सेक्टर में भी एक उछाल आएगा, इस सेक्टर में भी एक बेसिकली ऐसे ड्रोन्स आएंगे जो कि जिनका बैटरी बैकअप ज़्यादा हो। मान लो चलो 2 घंटे भी चल रहा है, लेकिन अब हो सकता है ना कि जब फसल बोई रखी है या फिर कोई जानवर वगैरह ना आ जाए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो एक लेडी के ऊपर है ना वो, तो कि कितना बड़ा खेत है उसका, कितने राउंड्स वो ड्रोन की कटवाना चाह रही है, बार बार कितनी कितनी देर में, सुबह आने आने से पहले कि सब कुछ खेत है उस वाले जहाँ पर हमने गेहूं बो रखे हैं, जहाँ पर ज्वार बो रखी है, जहाँ पर हमने कोई हरी मिर्च या धनिया या बैंगन बो रखा है, उस फील्ड में जाने में अभी पानी बिछ रखा है वहाँ पर तो थोड़ा सा खतरा है, या बारिश हो रही है, तो मैं ड्रोन भेज कर देख लेती हूँ अगर कोई लेडी अगर अगर ऐसा करना चाहे तो अब देखो मैं कनेक्टिंग पॉइंट या कनेक्टेड डॉट्स ये बताना चाह रहा हूँ। ये अगर रूफिंग पैनल वो अपने खेतों पे ही लगा ले तो ईशा यहीं से चार्ज नहीं हो जाएगा सब कुछ, उसका फोन, उसका ड्रोन, उसका सब कुछ, है ना। देखो
देखो दो तरीके होते हैं, दो तरीके के ड्रोन होते हैं एक्चुअली। देखो एक होता है DJI RC विथ फोन। किसी किसी में ना आपको अपना फोन का सेटअप लगाना पड़ता है। कैसे दिखाऊं ये वाला, ये रहा। किसी किसी में आपको अपना फोन लगाना पड़ता है और किसी किसी में ये स्क्रीन्स आती हैं। अब देखो हम नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत श्रेया ये कह नहीं सकते ईशा, इसमें अभी हमें तो नहीं पता ना कि कौन से ड्रोन सुनिश्चित हुए हैं इसको देने के लिए, औरतों को देने के लिए, है ना। ये तो नहीं कह सकते कि ये मोबाइल लगाने वाला मिलेगा या फिर ये स्क्रीन वाला मिलेगा, है ना। वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के ड्रोन हो सकते हैं या जो भी हैं। कुल मिलाकर अगर फोन लगाने वाला अगर मिला, ठीक है, और फोन भी चलो मान लो सरकार दे भी रही है, अपनी साइड से दे रही है, नहीं औरतों को एक चवन्नी अठन्नी खर्च नहीं करनी है मान लो, चलो ठीक है, सब कुछ सरकार की मदद से मिल रहा है, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का फोन मिल जाएगा, ठीक है, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, कुछ भी मिल गया, मैं कह रहा हूँ आईफोन मिल गया, और ये ड्रोन लगाने के लिए बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का ड्रोन मिल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि सर फिर मोदी जी आएंगे क्या एक एक लेडी का ड्रोन चार्ज कर रहे हैं? ये तो उसको खुद ही करना पड़ेगा कि निर्मला सीतारमन और ये क्या कहते हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे बीइंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर के, हर जगह जा रहे हैं, आपका हाँ जी आपका ड्रोन चार्ज नहीं लाओ हम चार्ज कर देते हैं, है ना। इतना तो कम से कम वो खुद का ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन अब असहूलियत क्या है इस चीज में? असहूलियत ये है कि खेत और घर में काफी डिस्टेंस, काफी मतलब डिस्टेंस हो सकता है, काफी दूरी का फासला हो सकता है। उस केस में यहां पर ऐसे पैनल्स लगा लेना जो कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वर्क करें, और फिर मेहनत भी तो बचेगी ना। इससे फिजिकल लेबर सेव नहीं होगा औरत का, बताओ ईशा। वो कम से कम खेती बाड़ी उसको जानना नहीं पड़ेगा, वो उतनी एनर्जी को कहीं और यूटिलाइज कर सकती है, कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकती है उतनी देर में। समझ रहे हो? सही है, सही लगी है एनालिसिस, समझ में आई ये वाला पॉइंट ये अच्छे से, ठीक है। अगला पॉइंट है डिफिकल्ट टू जनरेट इन लार्ज क्वांटिटी। देखो एक हद तक पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है मान लिया, लेकिन आप ये कहोगे भरमार लग जाती है उसकी, आप अपने घर के साथ साथ ईशा 4 घरों की बिजली और जला डालोगे उससे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे क्या होता है इसमें, जो एक सरकारी जो तार, ये जो खंबे लगे होते हैं, इस पे एक तार डालकर कितने भी लोग बिजली चला सकते हैं, है ना। जब उसका पावर लोड बढ़ता है तो वो डीपी अपने आप फूक जाती है ना, या फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा बिजली हो नहीं पाएगी ईशा कि मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसी नहीं हो पाएगी। अगर आप वो डिपेंड करता है ना। देखो अब अगर आपको ज्यादा बिजली चाहिए तो यहां पर आपको, अगर चलो मान लो आप उससे 2 घर की बिजली चलाना चाह रहे हो, फिर खर्चा करने को भी तैयार रहो ना। फिर 5-5 किलोवाट के 5 पैनल लगवाओ, फिर 2 पैनल लगवाओ। अब मुझे देखो फ्रैंकली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितने स्क्वायर गज के फ्लैट के लिए, कितने गज के फ्लैट के लिए कौन सा कितना पैनल लगेगा। जैसे जनकपुरी की साइड जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर 200 से 250 गज के घर होते हैं। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम चलता है, मतलब बेसिकली और कोठियां भी होती हैं यहाँ पर बेसिकली, जिनको गज अलाउड है 300, मैक्सिमम 300 350, ठीक है। तो 200 से 350 गज के जो घर हैं यहाँ पर जनकपुरी के अंदर होते हैं। उससे ज़्यादा ये एमसीडी वगैरह अलाउड नहीं करती है यहाँ पर जनकपुरी एरिया में, ठीक है। वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, इधर साउथ दिल्ली नहीं वेस्ट दिल्ली। अब वो मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है कि 1 किलोवाट आवर में कितने सेटअप ले लेंगे, कितने क्या ले लेंगे। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ईशा, फिर तो हम बेस्ट टू बेस्ट ये वाला सेटअप लेकर आएंगे ना। पता चला उससे इसमें ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना ईशा कि दो बाथरूम में 2 लोग नहाने गए हुए हैं, तो फिर दिक्कत ये आ रही है कि अब तो बिजली का मीटर भी नहीं है, तो बाकी लोग अपने टीवी पंखे लाइट वो बंद कर दो, तब तक वो दो जन नहा लें, इतनी बिजली हो पा रही है। सेटअप वैसे ही चलना चाहिए ना जैसे रेगुलर घर का चलता है सेटअप, है कि नहीं? बात ही है। और फिर देखो कॉम्प्रोमाइजिंग वाले इलाके में आप इसको लगा नहीं सकते। कॉम्प्रोमाइजिंग इलाके वाले क्या, जब आपको इस चीज के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि आपके इलाके के अंदर कोहरा पड़ा रहता है, बारिश आती रहती है, धूप इतनी निकलेगी नहीं, तो फिर ऐसी जगह पर फिर आप 5 किलोवाट या 50 किलोवाट भी जनरेट कर लो, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। कब तक? जब तक धूप निकलेगी, वो एक दिन वो चार्ज हो जाएगा, कब तक बिजली जला लोगे? 13-14 दिन जला लोगे, फिर वो कोहरा धुंध छाई रहेगी और ये बारिश होती रहेगी, तब वो आपके किसी काम का नहीं है। तो अगला पॉइंट इसी से बन जाता है हमारा लार्ज कैपिटल कॉस्ट। अगर लार्ज क्वांटिटी के अंदर जनरेट नहीं हो पाती है तो फिर लार्ज कैपिटल कॉस्ट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आर क्वाइट हाई टू एस्टैब्लिश रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। अब देखो ये देखने में ऐसा लग रहा है, एक पर्सन यही कहेगा ना ईशा कि 70,000 का खर्चा भाई साहब एक साथ नहीं करना, हमारा जो 700 800 का 1200 का जो बिल आता है वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा सही है। और देखो ये वाला खर्चा कब है,
ये वाला खर्चा कब है? विदाउट अ सब्सिडी। हम जो घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाते हैं, जैसे मैंने बताया मैंने ओला ली थी इलेक्ट्रिक, तो उस पर मेरे को सब्सिडी मिली, 20,000 रुपये का कैशबैक आया था ना, मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़ मैंने, जब मैंने ओला स्कूटी ली, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि ऐसी सरकार ने कोई वादा कर रखा है कि अगर हम लोग घरों में अगर ये रूफटॉप सोलर पैनल्स लगवाएंगे तो सरकार हमें सब्सिडी देगी या कॉस्ट शेयरिंग करेगी हमारे साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बात वही आ जाती है ना कि सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो ईशा हमें तो यही रेट मानकर चलने हैं, और इस रेट में भी अगर हम दिल्ली जैसे घरों में, श्रेया अपने पंजाब में, एमपी में, ये सब अगर गुरुग्राम में अगर ये लगवा रहे हैं तो 5 किलोवाट ही फिर तो सही बैठेगा, क्योंकि इसमें अगर पैसा खर्च कर रहे हैं फिर तो ऐसे ही करना है ना कि कल को ऐसे ऐसी दिक्कत ना है ना कि बिस्में घर वाले बोले, आपके भाई आपको बोले कि बिस्में जरा तो टीवी बंद कर ले, मुझे गीजर चलाना है, उतनी देर में गीजर उससे वो चल पाएगा, गर्म हो पाएगा पानी, है ना। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड। अब देखो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बिजली की खपत करना चाहते हो, आपको अपने सेटअप के लिए क्या चाहिए, करना क्या चाह रहे हो। देखो अब जैसे ये वाला जो खेत है, इसमें इन्होंने देखो कितना लंबा वो पैनल 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 पे पैनल लगा रखे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखो इतने, इसका काम सिर्फ इतने से हो रहा है। ये देखो कोई मोटर या पंप वगैरह लगा रखा है तो इतने का इसका काम इतने से हो जा रहा है। यहाँ पर इनका काम जो है वो इतनों से हो जा रहा है, ठीक है। और ये छोटा सा काम, इससे जो मोटर चलाने का काम वो इतने से हो जा रहा है, ठीक है। उनको कम जरूरत पड़ती है, इसका भी सिर्फ एक ही सेटअप में यहाँ पर काम हो जा रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। इसका जो है ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ पर ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, देखो तो ये लाइन से भर भर के लगे हुए हैं। ये चीज़ है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इसके लिए ज़मीन कितनी चाहिए पड़ेगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इज हाई एंड टू रिप्लेस द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो बात ऐसी है, कुछ फार्मर ना एक शेयरिंग मॉडल के बेसिस पर चलते हैं। शेयरिंग मॉडल मतलब किसी के साथ शेयरिंग नहीं, ये उनकी खुद की थिंकिंग होती है। कैसी थिंकिंग ईशा? कि हम एक काम करेंगे, अलग अलग इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के एक वो बन सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स बन सकते हैं। तो श्रेया वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि घरों में बिजली हम लोग तारों से डाल डालकर, गांव की बात कर रहा हूं मैं, वो डाल डालकर वो जला लेंगे, या फिर हम जो मीटर से जो बिल आता है उसको पे कर देंगे। खेतों में हम ये सेटअप लगा लेते हैं। अब इसमें फिर उसमें एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि खेतों में हम मोटर को बिजली से चला लेंगे, लेकिन दूर दराज के इलाके में, थोड़ा सा खेत बड़ा है हमारा, दूर जाकर, मतलब एक फार्मर के परस्पेक्टिव से एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ इमेजिन कर करके, थोड़ा सा दूर दराज के इलाके में हमारा लगा हुआ ट्यूबवेल, वहां पर हम लगा लेंगे सोलर पैनल। फिर है, ठीक है। फिर एक किसान है जो कि ये कह रहा है कि हमने घर पे लगा रखा है, खेतों में हमें कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमारे जो है वो एरिड सेमी एरिड रीजन वाले क्रॉप्स हैं तो वो ग्रो हो जाते हैं, जिसके लिए पानी की आवश्यकता इतनी नहीं होती है, तो हमने घर पे लगा रखा है सोलर रूफ पैनल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ये जो हाई है ना, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और अब देखो, पर्सन अगर ये रिप्लेस करना चाहे कि भाई मेरे को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मैं नहीं चाहता कि मैं बिजली का बिल दूं, या फिर मैं मीटर जो है मीटर वाला जो है वो बिल दूं, या फिर मैं वेट करूं कि बिजली कब आएगी फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूं, एंड टू रिप्लेस द नॉन रिन्यूएबल सोर्स टू फुलफिल सच हाई डिमांड, more and more solar panels and wind farms need to be set up which require large tracts of land। लेकिन लैंड है, पैसा भी है, सब कुछ है। अब दिक्कत कभी कभार इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट की बन सकती है, मानते हो? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो सारे पॉइंट ही कनेक्टेड है। चलो अब इंट्रोडक्शन या इसका कंसेप्ट तो मैंने हद से ज्यादा डिटेल में बता दिया। अब लेट्स हिट द बुल्स आई। वेरियस रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। सबसे पहला है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहां से आती है? सन से, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में लाई करता है, ठीक है।
तो यहां पर जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो रेंज उसकी रहती है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब तो और भी गर्म हो चला है इंडिया, है ना। विच शोज इंडिया के पास काफी अधिक मात्रा में पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, अभी हम आगे चलकर ये पढ़ने वाले हैं। आपको पता ना इंडिया की एक महारत फ्रांस के साथ मिलकर आईएसए का नाम सुना आपने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्रधानमंत्री मोदी ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने या फिर उनके प्रधानमंत्री ने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा था 2015 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो कंट्रीज ट्रॉपिक्स की हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती हैं, जो सोलर रिच कंट्रीज हैं, है ना, उनको हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, हमें उनको मिलाना है और ये चीज की जागरूकता उनके अंदर पैदा करनी है कि वो क्या करें, वो एनर्जी जनरेशन के लिए सोलर एनर्जी पर रिलाई करें। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, तो ये शो करता है कि इंडिया के पास काफी अधिक मात्रा के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है टू जनरेट सोलर एनर्जी। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विद प्लेंटी ऑफ सनशाइन। धूप यहां पर सदा बाहर रहती है, वो अलग बात है कि हर इलाकों में नहीं रहती है। अब ये सोलर पैनल लगाने का, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लाइक जगह हो गई, जैसे आपका मौसिनराम हो गया, साउथ में आपका केरला हो गया, ठीक है, टॉप में आपका कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, यहां पर कोई फायदा है? फायदे की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बिजली हो नहीं पाएगी, उतना नहीं है ना। ओडिशा में आता है, ओडिशा में धूप रहती है, लेकिन उसका जो एक्सटेंड ऐसा है, मतलब बेसिकली कि उसमें भी रेंज कर जाता है ना ये टेम्परेचर या फिर ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं पूरी ओडिशा में, नॉर्थ टू साउथ हर का सा रेंज कर जाता है ना, ये भी दिक्कत। अब जैसे वेस्ट बंगाल को ही पकड़ लो, रेंज करता है कि नहीं करता काफी ज्यादा, कितना एक्सटेंट है उसका नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना। तो ये शो करता है कि इंडिया की काफी ज्यादा पोटेंशियल, और इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विद प्लेंटी ऑफ सनशाइन विद अप्रोक्सीमेटली, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, ठीक है। हमारे घर में तो इच्छा 365 होते हैं, आपके घर में 365 होते हैं ना, उनमें से लगभग 300 दिन क्लियर सनी डेज हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। 0.1% सोलर एनर्जी इन कमिंग टू अर्थ, इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज। यानी कि आपको क्या बोल रहा है, धरती पर सूरज की किरण, जो सूरज है उसका कितनी एनर्जी पड़ती है धरती पर? 1%। लेकिन उसको अगर इफेक्टिव वे में हम यूटिलाइज करें तो वो कितनी कारगर साबित होगी ना, कि हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके साथ जो जो डिफिकल्टीज अटैच हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, एक चीज पूछता हूं आपसे ज्योग्राफी की, कि आपको रिकॉल है कि नहीं है, सूरज की एक किरण धरती पर पहुंचने के लिए सिर्फ कितना वक्त लेती है? 8 मिनट। वेरी गुड, 8 पॉइंट समथिंग कुछ होता है वो, देखिए टू बी प्रिसाइज 8 मिनट, ठीक है। और जब सूरज की किरण धरती की तरफ आ रही होती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस इंसोलेशन। इंसोलेशन, इंडक्शन नहीं, इंसोलेशन। और जब वापस जाती है शाम को, तब या रेडिएशन, रिफ्लेक्शन या रेडिएशन। सारी वापस नहीं जा पाती ना, लेकिन ऊपर याद है ना वो कुछ नोटोरियस बच्चे होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी पेरिलियर में, ट्रोपोस्फियर में, वो रोक लेते हैं, है ना। और सूरज की किरणों में दो सबसे ज्यादा गर्म गैसेस कौन सी देखने को मिलती है श्रेया में, जिसकी वजह से सूरज भी इतना गर्म है? HNH, हाँ, हाइड्रोजन एंड हीलियम। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर है, आप कंफ्यूज मत हो ना, मैंने करवा रखा है, इसलिए इन लोगों को भी पता है। आप भी लेक्चर देखोगे आपको भी पता लग जाएगा, ओके। तो डिफरेंट वेज ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, अलग अलग तरीके क्या होते हैं अगर हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो। और कैसे कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस, ये वाली प्रक्रिया किसकी होती है? प्लांट्स की, है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की होती है।
तो वो सूरज की एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, फूड बनाते हैं। उसके बाद सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना इनटू थर्मल एनर्जी, मतलब सूरज की किरणों की गर्माहट को यूटिलाइज करके कुछ चीज गर्म करना, कुछ चीज गर्म करना, ठीक है। अब वो कुछ चीज गर्म करना मतलब क्या श्रेया, जैसे हमारा उससे पानी गर्म हो जाए, है ना, हमारा खाना बन जाए उससे, हम उससे किसी भी प्रकार की कोई भाप क्रिएट कर लें, ये सब चीज़ें। ओके, अभी हम आते हैं उसके ऊपर, डोंट वरी। और एक होता है फोटोवोल्टिक सेल्स। हम लोग यहाँ पर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब एक चीज हमें क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे क्या नॉनसेंस चीज पूछ रहे हो, लेकिन इट विल मेक सेंस जब प्रीलिम्स में आपको ये चीज तंग करेगी। इस लेडी ने अपने खेत में ये सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं ये जो खेतों में बिजली पहुंचा रहा है ये रूफ पैनल, तो ये क्या, कैसे पहुंचा रहा है, क्या ये सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के वे में यूज कर रहा है, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में यूज कर रहा है, या फिर फोटोवोल्टिक सेल्स की फॉर्म में यूज कर रहा है, बताओ। पीवीसी है या फिर थर्मल एनर्जी है, ये पीवीसी समझ रहे हो, मैं शॉर्ट में इसको पीवीसी बोल रहा हूं, फोटोवोल्टिक सेल्स इसको पीवीसी बोला जाता है वैसे, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस, थर्मल एनर्जी या फिर फोटोवोल्टिक सेल्स, बताओ ये क्या है, इसके ऊपर कैसे यूटिलाइज हो रहा है फोटोवोल्टिक सेल्स। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन फिर आपको ना कभी कभार ऐसा लग सकता है वो कंफ्यूज करने को वो दे दे कि नहीं नहीं ये सब वे में यूटिलाइज होता है, फिर आपका थिंकिंग कभी मतलब, अब वो सोच ही होती है जो प्रेशर की वजह से हमें कहीं और से कहीं ले जाती है। फिर आप ये सोचो नहीं नहीं खेतों में है, खेतों में तो प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें तो क्रॉप्स उग रही हैं, तो वो एक फॉर्म है प्लांट का, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं और ये लगाई भी उन्हीं के लिए जा रही है। तो आपकी थिंकिंग मतलब बेसिकली वो रूफ पैनल से हटकर ना कहीं और पहुंच जाएगी। तो एक बात याद रखना, जब भी हम लोग रूफ पैनल्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो छतरियां जो लगी होती हैं, ये जो बक्से हैं, ये क्या है, ये फोटोवोल्टिक सेल्स हैं। यही सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं अंदर, अपने अंदर इनके अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू, एक फिक्स प्रोसेस है ABCXYZ, उस प्रोसेस से ये सोलर एनर्जी को जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसको कौन सी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हर बार सोलर एनर्जी सिर्फ बिजली बनाने के काम नहीं आती है, हर बार की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा था कि एक छोटा सा सोलर पैनल लगा रखा है किसी ने, है ना, उसको ड्रोन अपने चार्ज करने हैं, अपना फ़ोन चार्ज करना है खेतों पे जाकर, घर से खेत तक का जो फासला है वो काफ़ी बड़ा है। मैं हमेशा आपको इन एग्जाम्पल्स में अभी तक बिजली 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 और बिजली ही बता रहा था, है ना। लेकिन सूरज की किरणों को कुछ और तरीके से भी यूटिलाइज करा जा सकता है। प्लांट्स की बात तो आप जानते हो कि वो अपना खाना बनाते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इसको यहां पर छोड़ देता हूं, मैं पहले डायरेक्टली इसके ऊपर आता हूं, सेकेंड पॉइंट के ऊपर, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। अब यहां पर क्या है, आप ना सूरज की गर्मी से अपनी रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी प्रक्रिया के अंदर सूरज की किरणों को इस्तेमाल करना चाहते हो जहां से आप चूल्हे या फिर गैस सिलेंडर की गर्मी को यूटिलाइज ना करके सूरज की किरणों की गर्मी को यूटिलाइज करके उस प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहते हो। मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोल गया। थर्मल एनर्जी का बिजली के उत्पादन से कुछ लेना देना नहीं है। आप सूरज की किरणों को रोजमर्रा के जीवन में उन कामों में यूटिलाइज करना चाहते हो जिस तरीके से आप आग की भट्टी, चूल्हा, चौका, गैस सिलेंडर, इनसे जो हीट उत्पन्न करते हो, है ना। तो यहां पर क्या करना है हमें, हाँ बोलो बोलो। हाँ ये उधर महाराष्ट्र में, हाँ शिरडी शिरडी। हम्म। अच्छा, वहां पर यहाँ ऐसे ही खाना बनाया जाता है। अच्छा, उसके जो लंगर भवन होता होगा, जो मतलब जो खाना खिलाया जाता है वो वहां पर ऐसे खिलाया जाता है। अच्छा, तो सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, दिस इज अ टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ हीट। हमें यहां पर क्या करना है, हीट जनरेट करनी है। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप कहोगे हीट तो यहां पर भी जनरेट हो रही है। देखो, मैं मानता हूं कि बिजली हीट के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोवोल्टिक सेल्स हमें सिर्फ बिजली की ही बात करनी है, रॉ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको अगर हीट चाहिए ईशा, तो अपने इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के अंदर उंगली तो नहीं मार लोगे ना,
किसी और वे से हीट होगी ना, उसके अंदर प्लग लगाकर हीटर को ऑन करोगे और वो हीटर देगा ना आपको हीट, है ना, कि नहीं नहीं मम्मी मैं तो डायरेक्टली ले लेती हूँ, 2 उंगलियां मार दूंगी मैं उसके अंदर, है ना। तो बाल जो भी आपके बैठे हैं ना वो सीधे खड़े हो जाएंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो this is a technology that will be used for utilization of solar energy for generation of heat. Example, solar कुकर। पुराने ज़माने में आप पूछना अपनी मम्मी से, दादी नानी से, पहले के ज़माने के अंदर बिस्में, अभी तो ये प्रक्रिया कम हो गई, पहले के ज़मानों में बहुत चला है सोलर कुकर वगैरह। अब तो लोग जानते भी नहीं आज की जनरेशन के होता क्या, दिखता कैसा है, क्या है, कैसे बनता है। पहले बहुत सारी जगह पर जब बिजली बिजली आती ही नहीं थी गाँव में, दूर दराज के इलाकों में बहुत लोगों ने खाना बनाया है सोलर कुकर पर, ठीक है। पहले बहुत शुरुआती दिनों में बहुत यूटिलाइज हुआ है ये सब चीज़ें, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, जिससे मतलब आप अभी तो गीजर के पानी पे वो करते हो, रिलाई करते हो, इससे पानी गर्म हो जाता था। सोलर एयर हीटिंग एंड सोलर पॉन्ड, ठीक है। एशिया का पहला सोलर पॉन्ड जो है, सोलर पॉन्ड, ये लोकेटेड है गुजरात के शहर भुज में, जहां पर भूकंप आया था, याद है, भुज भुज अर्थक्वेक, है ना, डेडलीस्ट अर्थक्वेक आज तक का, 2002-3 में। उस टाइम पर न्यू ईयर का दिन था आई थिंक, और श्री नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे आई थिंक उस टाइम पर, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, चलो हाँ पहले ये वाला फोटोसिंथेसिस का पॉइंट बढ़ा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फूड सिंथेसिस, है ना, अपने खाना बनाने के लिए। बेसिकली जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपनी पत्तियों में इनवाइट करते हैं सूरज की किरणों को, उसको एब्जॉर्ब करके उसकी हीट को यूटिलाइज करके वो अपना खाना बनाते हैं। मेन सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज द सन ड्यू टू ऑटोट्रॉफिक नेचर ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स की तारीफ तो कैसे करी जा सकती है एनवायरमेंटली, दे आर विच प्रोड्यूसर्स, विच लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, राइट, है ना। इनके बिना फूड चेन संभव है, बताओ, है ना, इनके बिना फूड चेन संभव नहीं है, ठीक है। हाँ अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, दो चार ये पहले इसकी बात कर रहा था ना, गुजरात में क्या है, पहला सोलर पॉन्ड है ना, तो ये देख लो, सोलर पॉन्ड भुज, ये रहा सोलर पॉन्ड यहाँ पर। पहले तो ये, ठीक है, अच्छी इमेज नहीं मिल रही है इसकी, सोलर पॉन्ड यहाँ पर, यही फोटो आ रही है इसकी, ये पहला सोलर पॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर मतलब बेसिकली जो कोई भी जो चीज़ है वो किसके माध्यम से करी जा रही है, सूरज की एनर्जी के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर इसका सिस्टम बेसिकली कैसा बना रखा है इन्होंने, अच्छा कोई सोलर प्लांट्स मतलब बेसिकली जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी जो बेच रखे हैं, ठीक है। उसके बाद सोलर कुकर, सॉरी, जैसे सोलर कुकर, ठीक है, दिस हाउ फूड इज गेटिंग रेडी। चावल वगैरह, दाल वगैरह पहले के लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर बनाते थे, ठीक है। तो ये सेटअप वर्क कैसे करता है, ये एक होता है ऊपर प्लेन मिरर, फिर एक होती है यहाँ पर ग्लास शीट कवर या लिड, फिर एक होता है यहाँ पर इंसुलेटेड बॉक्स, इसी को हमें गर्म करना होता है, ठीक है, पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, आउटर वुडन बॉक्स हैविंग थर्मोकॉल लाइनिंग इनसाइड, कुकिंग पॉट्स जो कि इसके साथ मिलते हैं या फिर आप रख सकते हो जैसे मर्जी, मतलब देख कर के जिससे गर्म हो जाएगा वो, पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड, फिर सोलर एनर्जी एंटरिंग डायरेक्टली हेयर एंड सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड इनटू द बॉक्स, एक तो रिफ्लेक्ट होकर ये जाएगी और एक तो डायरेक्टली यहाँ पर आएगी, तो डबल गर्मी इसको मिलेगी, तो खाना आपका बनने लग जाएगा। और वैसे बहुत सारा काम कर सकते हो, ठीक है, खाना बनाना वगैरह का प्रक्रिया, ठीक है। सोलर कुकर फूड, ये देखो कुछ ऐसे,
ये बन रहा है, ठीक है, पिज़्ज़ा बन रहा है देखो, ठीक है, रॉ फॉर्म में आपने दाल चावल रख दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट में आपको प्रॉपर तरीके से ये दाल चावल वगैरह ये मिल जाएंगे इससे, ये रहा, ओके। उसके बाद सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, ये पानी की टंकियों की तरह मतलब बेसिकली वर्क करता है कि मतलब आपको पानी की टंकी अपनी बेसिकली गर्म करनी है। एक आप सोलर ऐसा एक ये पैनल लगाओ जिसको आप कहोगे सोलर कलेक्टर। ये वैसे पैनल फोटोवोल्टिक सेल्स की तरह नहीं दिखेगा आपको ये, क्योंकि यहाँ पर हमें बिजली नहीं बनानी है, हमें हीट को यूटिलाइज करना है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जैसे कोई स्लाइडिंग सा कोई एक वो फिगर हो। उसके बाद इसमें ये रहा, ये आपने लगाया। उसके बाद ये सोलर एनर्जी को ये यूटिलाइज करेगा, फिर ये टंकी के अंदर बेसिकली उससे करके एक कंट्रोलर की मदद से ये गर्माहट भेजेगा। पानी जितना होगा ऊपर एक बॉयलर लगा होगा और ये गर्म होता चलेगा। कोल्ड वाटर ये यहाँ पर, और ये पानी धीरे धीरे करके ऊपर से गर्म होता चल रहा है, ठीक है। ये है, ये हॉट वाटर पाइप है किसकी, ये एयर पाइप है, कोल्ड वाटर इनलेट, बॉल वॉल्व, एयर पाइप, वाटर टैंक, सोलर सिस्टम स्टैंड, और ये है स्टोरेज टैंक जहाँ पर वो सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। ये चीज़ ऊपर ये यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दो पानी की टंकी से और वो गर्म हो जाएगा पानी, ठीक है। उसके बाद है सोलर पॉन्ड, मैंने आपको दिखा दी सोलर एयर हीटिंग। सोलर वाटर हीटिंग था जैसे, सोलर एयर हीटिंग सिस्टम। ये काइंड ऑफ जैसे आपका वो वर्क करता है ना, ये आपके हीटर्स जैसे सर्दियों में, ये कुछ ऐसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एयर कंडीशनर है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट फिनोमेना में वर्क कर रहा है, बस आप ऐसा मान लो। ये है सोलर एयर हीटर। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल सिस्टम्स। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल सिस्टम CSP, जो सन की जो रेडिएशन होती है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय सोलर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल सिस्टम टू हीट अ लिक्विड सब्सटेंस। मतलब बेसिकली आपको किसी भी लिक्विड नेचर के सब्सटेंस को, लाइक पानी को आप मान लो, आपको उसको गर्म करना है, ठीक है, विच इज लेटर यूज टू ड्राइव अ हीट इंजन एंड इवन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करेंट इज जनरेटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड विच कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पावर नेटवर्क, ठीक है। फिर आप इसको करंट करके बेसिकली बिजली के तौर पर यूज कर सकते हो। तो ये एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है दिखाता हूँ। अब ये तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा बड़ा सा ही आ रहा है, ये सेटअप पूरा काफ़ी बड़ा सेटअप दिख रहा है यहाँ पर हमें। लेकिन छोटे वाले सेटअप्स की बात करें तो वो कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं, इससे थोड़े से बड़े सेटअप वो कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं, बहुत बड़ी फील्ड में वो कुछ ये वाले हो सकते हैं, ये वाले, ठीक है, और उससे भी बड़ी फील्ड में वो कुछ ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर है क्या, द रेडिएशन ऑफ द सन इज कंसनट्रेटेड। सूरज की किरण पड़ रही है, और छोटा सा कोई ले लेते हैं, सूरज की किरण पड़ रही है इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। ये हमने क्या लगा रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल सिस्टम टू हीट, और इट इज यूज टू हीट अ लिक्विड सब्सटेंस विच इज लेटर यूज टू ड्राइव अ हीट इंजन एंड इवन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऑल्टरनेटिव करंट इज जनरेटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड। यहां से कैसा करंट जनरेट हो सकता है, ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक है, बाय इनडायरेक्ट मेथड विच कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पावर नेटवर्क। फिर सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जो होते हैं वो होते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, जिसको आप सोलर रूफ पैनल्स में देखते हो, फोटोवोल्टिक सेल, छतरियां,
ये अब जैसे बहुत छोटे छोटे वाले जो हैं ये आपको यहाँ पर देख रहे हो, अमेजन पे भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। 30,000 का भी है यहाँ पर, ये देखो, ये आपको यहाँ पर अमेजन पे भी दिख रहे हैं कि अगर आपको इसको सेटअप करना आता है तो ये है। और ये रिव्यूज़ में भी होगा यहाँ पर कुछ, ये रहा, रिव्यूज़ में पड़े हुए हैं, ये देखो। ये इस बंदे ने अपनी छत पर मंगवाने के लिए ऐसे लगवाए थे, अमेजन से मंगवाए थे, लगभग ये 30,000 रुपये के हैं। 31,000 के हैं, 30,999, हाँ 31,000 का है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो सेल्स हैं, ये जो मतलब ये जो सॉरी ये जो छतरी और ये जो शीट लगी हुई है, इसको आप क्या कहते हो, ये फोटोवोल्टिक सेल्स। और ये प्रॉपर्ली किसके काम आते हैं, क्या बनाने के, इससे क्या बन रहा है, इससे बिजली बन रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सूरज की किरण किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, बिजली के अंदर। विच व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन इसके ऊपर यानी कि कोटिंग किस चीज़ की हो रखी है, किस चीज़ की कोटिंग हो रखी है, सिलिकॉन की, ठीक है। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स। फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स अनलाइक सोलर थर्मल सिस्टम यूज सनलाइट थ्रू फोटोवोल्टिक इफेक्ट टू जनरेट डायरेक्ट करंट। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर सिस्टम था, ये कैसा करंट जनरेट कर रहा था, ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये डायरेक्ट करंट इन अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोसेस रेदर देन यूजिंग सन्स हीट टू जनरेट पावर। वहां पर क्या करना पड़ रहा था हमें, देखो ऑल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या था, इनडायरेक्टली वो पावर जनरेट कर रहा था, इनडायरेक्टली, है ना। पहले उसके ऊपर वो पड़ रहा था, फिर वो किसी लिक्विड को जनरेट कर रहा था, वो फिर लिक्विड एक काम आ रहा था किसी इंजन को चलाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर को जनरेट करने के लिए। फिर ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये किसी चीज से कनेक्ट होगा तो वो बिजली सप्लाई करेगा। फोटोवोल्टिक सेल्स के अंदर इतनी नौटंकी नहीं है, डायरेक्टली इसके ऊपर किरणें पड़ेंगी और बिजली बनना स्टार्ट, ठीक है। तो इन डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोसेस रेदर देन यूजिंग सनसीट टू जनरेट पावर एज इन सोलर थर्मल सिस्टम, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट करंट जो है इट इज देन कन्वर्टेड टू ऑल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट को फिर हम ऑल्टरनेटिव करंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यूजली फॉर विच इन्वर्टर्स आर यूज्ड, है ना, एंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पावर नेटवर्क। सिलिकॉन वेफर, ये जो एक पतली सी थिन शीट है ना, जो ऊपर ये बिछी रहती है, आपको जनरली ये सारे डार्क ब्लू, वॉयलेट कलर के, ब्लू कलर के दिखते हैं, ये सिलिकॉन शीट्स होती हैं, सिलिकॉन वेफर, ठीक है। इट इज अ मटेरियल एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स। फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज बूस्ट अप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन वेफर अगर हम लोग देखें, सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन वेफर, ये कुछ ऐसी शीट्स लगी होती हैं। मैं इसको वो कर देता हूँ पहले, सिलिकॉन वेफर इन सोलर पैनल, ये जो लगी होती है ना ऊपर, ये कुछ ऐसी इस तरीके की शीट्स लगी रहती हैं ऊपर, ये जो ना ये पैनल, ये सिलिकॉन वेफर होता है, बहुत पतली सी शीट, जैसे आपकी वो चिप नहीं होती है, जैसे छोटी सी ग्रीन कलर की जो मोबाइल के साथ अटैच होती है, किसी भी चीज़ के साथ वो होती है, वैसे एक बहुत पतली सी होती है चिपें, छोटी छोटी ऐसे करके बिछ रखी होती हैं, ऐसे ऐसे करके सेटअप इनका बनता है नीचे से। मतलब अगर आप इसको तोड़कर देखोगे ना अपने पैनल को, तो ये ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे है। देखो, स्लाइसिंग सिलिकॉन थिनर टू कट द प्राइस ऑफ सोलर सेल्स, और पतले यूज़ करने की बात चल रही है यहाँ पर। बिल्कुल जैसे आप मोबाइल के ऊपर एक ये जो लेमिनेशन कवर लगवाते हो ना, जैसे इतना पतला, जैसे कोई कवर गार्ड लगवाते हो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, अब और इसको पतला बनाने की बात चल रही है, ठीक है। बस काफ़ी है ना देखने के लिए। तो सिलिकॉन वेफर इज अ मटेरियल एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूज इन फोटोवोल्टिक सेल्स। कुछ सालों से इंडिया जो है वो सिलिकॉन वेफर की मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता जा रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। बट इंडिया इज नॉट अमंग द टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ सिलिकॉन वेफर, ठीक है। कर रहा है अच्छी खासी प्रोडक्शन, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कर रहा है।
चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिलिकॉन प्रोड्यूसर है। यहाँ पर एक आंकड़ा तो रखा है वैसे। चाइना ये तो पर वो सिलिकॉन हो गया ना, हमें तो सिलिकॉन वेफर जानना है। लार्जेस्ट चलो वो है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज इन द फोटोवोल्टिक सेल्स। मतलब ठीक है, वो अभी बुक कह रही है कि वो थर्ड लार्जेस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रहा है कि उसमें आता है। ठीक है, चाइना देख लिया हमने। ये रहा, मिल गया, वही है चाइना, रशिया, ब्राज़ील। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इंडिया 12 में दिखा रहा है ये। और जबकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कह रही है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, ये 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, 2018 के उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, इससे चलो हमें क्लियर हो जाएगा। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज इन फोटोवोल्टिक सेल्स, जबकि ऐसा नहीं है। सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसा कोई एनर्जी कॉर्पोरेशन है हमारे पास सोलर पावर टैरिफ्स को डिटरमाइन करने के लिए? जानते हो कि सोलर पावर टैरिफ्स कैसे होगा? कि वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करेगा बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट क्या है। ठीक है, तो नीदर वन नॉट टू, वेरी गुड, है ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नॉट अ सिंगल सिलिकॉन चिप फॉर सोलर एनर्जी इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। रिसेंट ईयर से इंडिया जो है वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है सिलिकॉन वेफर को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में करने की कोशिश कर रहा है, ओके ठीक है ठीक है। ये कीवर्ड ये है इसका दोस्तों, देखो, सिलिकॉन वेफर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, बट इंडिया इज नॉट अमंग द टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ सिलिकॉन वेफर। यानी कि अपनी बुक तो सही है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन अपन को दे रही है। इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं। 2018 का क्वेश्चन था, नॉट अ सिंगल सिलिकॉन चिप फॉर सोलर एनर्जी इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इवन सोलर पैनल विच इज मेड इन इंडिया इज असेंबल्ड वाइल ऑल द मटेरियल कम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक, पहले पे था चाइना, दूसरे पे था रशिया, तीसरे पे था ब्राजील। ठीक है, इंडिया इज येट टू डेवलप सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स। इंडिया प्लान कर रहा है $480 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पहला अपना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोलर सिलिकॉन सेल्स के लिए। डैट विल फीड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। और ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये सोलर पावर टेरिफ्स, मतलब जैसे इसका रेट क्या होगा, सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली ये बेचनी है, किसी को खरीदनी है, तो दे आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है आपका, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन regulates the tariff of generating companies owned or controlled by the central government. Solar Energy Corporation of India Limited has a power trading license. इसकी ये जो है ना, ये जो बात कर रहा था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके पास सिर्फ पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है। जबकि जो टैरिफ रेट जो डिटरमाइन करती है जो बॉडी, उसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। वो टैरिफ रेट डिटरमाइन करती है कि किस रेट की कितनी सोलर एनर्जी के थ्रू जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसका रेट कितना होगा। और वो भी कंट्रोल करी जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कमीशन रेगुलेट करी जाती है, कंट्रोल करी जाती है, इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक हमारा यही है, सोलर पावर टैरिफ। देखो अभी तक ये बुक ऐसी है, श्रेया आपने देख ही लिया होगा कि फिल्म्स के अंदर जो भी क्वेश्चन जैसे आए हैं ना, इनफैक्ट ये वाली बुक हमारी देख लो, चाहे लक्ष्मीकांत देख लो या नितिन सिंघानिया की इकोनॉमिक्स देख लो, उससे हमारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, है ना। तो बेटर ये है कि हम इसको कंठस्थ कर ले अच्छे से रिवाइज कर करके, क्योंकि सारी डिमांड्स मीट हो रही हैं और हमें इधर उधर भागने की फिर ज़रूरत नहीं है अब साइंस एंड टेक में। ठीक है, इतने अगर डेप्थ में जाकर ये बता रहे हैं। अब सोलर पावर टैरिफ को भी देख लेते हैं, तो सही बता रहे हैं मतलब बेसिकली। ठीक है, तो सोलर एनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन इन पर यूनिट प्राइस इज सोलर टैरिफ। सोलर टैरिफ का मतलब क्या होता है, जो आप सोलर एनर्जी को यूज करके पावर जनरेशन जो कर रहे हो, कुल मिलाकर आप सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके कैसे भी करके ईशा बिजली बना रहे हो ना, तो उसका पर यूनिट रेट कितना है, उसको हम कहते हैं सोलर टैरिफ। अब ऐसे ही
ये पर यूनिट के हिसाब से ही तो श्रेया अपना बिजली का मीटर चलता है, क्यों भी इसमें यूनिट के हिसाब से तो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो जैसे वहाँ यूनिट देखा जा रहा है इसका, ऐसे ही यहाँ यूनिट देखा जा रहा है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं सोलर टैरिफ। और हमारे घर में जो आता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, पर यूनिट के हिसाब से जो होता है। तो ये रहा, मैं वही सोच रहा था, मैंने सोचा शायद से इसने वो दे नहीं रखा, लेकिन दे रखा है। वाइल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन regulates a tariff of generating companies owned and controlled by the central government, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अ पावर ट्रेडिंग लाइसेंस। सेम चीज है वही जो उसने एक्सप्लेनेशन दी अभी हमें, बिल्कुल सेम चीज। और आराम से इससे ये प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद सोलर पावर टैरिफ हो गया हमारा। रेट कितने होते हैं, कौन डिटरमाइन कौन करता है इसको, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CERC, है ना। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या करता है, SECI, वो पावर ट्रेडिंग लाइसेंस देता है। पावर ट्रेडिंग लाइसेंस समझते हो, जैसा मैं अभी बात नहीं कर रहा था कि आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बच गई है तो वो आप वो फिर इनको डिस्कॉम कंपनीज को बेसिकली बांट दो, ये कर दो, या फिर कौन सी बिजली कौन से राज्य से कहाँ फ्लो करेगी, है ना, कैसे वो कनेक्ट होगी। तो ये जो पावर ट्रेडिंग जो लाइसेंस है, जो पावर ट्रेडिंग जो लाइसेंस है वो है यहाँ पर इसके पास देने की परमिशन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं इसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2022 में अप्रूव करा था एक स्कीम ऑन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। यहां से देखना, फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। इंट्रा स्टेट, अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू या फिर मोर देन टू स्टेट्स या विद इन द स्टेट। इंट्रा वो होता है इंटर स्टेट, विद इन टू और मोर स्टेट्स, ये होता है विद इन द स्टेट। ठीक है, इंट्रा होता है खुद में। जैसे इस चीज की कंफ्यूजन अगर है ईशा, तो जैसे याद करो, इंटर स्कूल या इंटर जोनल कॉम्पिटिशन होते थे तो स्कूलों में, तो आप दूसरे स्कूल या दूसरे स्कूल के बच्चे आपके स्कूल में आते थे ना पार्टिसिपेट करने। कभी ये तो नहीं सुना होगा स्कूल में कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है ना। तो वो विद इन स्कूल होता है। इंटर समझ गए, इंटर वाले जो होते हैं, मतलब बेसिकली जो इंटर कॉम्पिटिशन, आपके स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में कर रहे हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं, है ना। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन STS, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसका मकसद क्या है, इट एम्स एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर या फिर विंड एनर्जी सोर्सेज विद कन्वेंशनल पावर स्टेशन इन द ग्रिड। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, रेन्यूएबल सोर्सेज की मदद से, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की मदद से जो भी हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जो पुराने पावर स्टेशन के जो ग्रिडिंग हमारी बनी हुई है ना, वैसे वो किसके लिए बनी हुई है, बिजली की सप्लाई करने के लिए। तो हम उनको रिप्लेस कर दें, सिंक्रोनाइज कर दें कि अब अभी तक उनमें बिजली कहां से आ रही है, श्रेया ज्यादातर बिजली कहां से आती है देश में हमारे, कोयले से बिजली का उत्पादन होता है ना जिसमें अभी तक हमारे देश में। हमें पावर ग्रिड्स को वैसे ही रहने देना है, बस जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर हमें सोर्स क्या रखना है, कोयला रखना है या फिर सोलर या फिर विंड एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी। तो अब समझ के जब सोलर विंड एनर्जी यूज करेंगे अगर हम लोग एज कंपेयर टू कोयला, तो कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन या फिर कोई फालतू की चीज जो है वो बचेगी क्या, रेसिड्यू बचेगा क्या, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, एनवायरमेंट को नुकसान हो, बताओ, नहीं ना। इसलिए इसको बोला जा रहा है, देखो इसलिए इसको टर्म देखो क्या दी जा रही है, ग्रीन एनर्जी। एंड ग्रीन एनर्जी के साथ साथ दिस इज ऑल्सो विच एनर्जी, क्लीन एनर्जी। क्लियर है ये वाली बात, इसका मकसद क्या है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, इसका जो फेज 1 है वो 2015-16 में आया था। फॉर इवैक्यूएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थ्रू
सेटिंग अप ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो बिजली जो बनाई जाएगी ना, वो जो जानी चाहिए तो वो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाना। एंड इंक्रीजिंग, और ट्रांसमिशन लाइन कहां से बनेगी, जहां से उस प्रकार की सोलर या फिर विंड एनर्जी सिस्टम के थ्रू उस इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो रही है। ट्रांसमिशन लाइंस एंड इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ सब स्टेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी का मतलब क्या है, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी समझ में नहीं आया, जैसे आप इसी को देख लो, फोटोवोल्टिक सेल्स यहां पर बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर हमने लगा रखे हैं, पूरा सेटअप बना रखा है हमने, मान लो राजस्थान के अंदर धूप ही धूप है। अब राजस्थान से जो बिजली है, आप देखो, ये देखो क्या इसका मकसद, क्या इंट्रा स्टेट है ना, ये विद इन स्टेट। अब यार एक बात बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर अगर सोलर पैनल लग रखे हैं, उसकी जो बिजली है वो पंजाब तक पहुंचेगी? ऐसा कनेक्शन है भाई हमारे पास? कौन सी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ऐसी नहीं ना। वो मध्य प्रदेश की एक इलाके से दूसरे इलाके से कनेक्ट हो सकती है ना, ग्वालियर टू इंदौर, इंदौर टू भोपाल, भोपाल टू जबलपुर, ऐसा हो सकता है ना, है कि नहीं? भुवनेश्वर से पूरी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है ऐसे माध्यम से, बिस में, है ना, वो भी बहुत उसके लिए प्रिसाइजनेस चाहिए। लेकिन ओडिशा से हरियाणा तक पहुंच जाएगी? किसमें डब्बे में भर के लेकर जाओगे, है ना? तो देखो 2015-16 में ये जो बात हुई ना, इसके अंदर ये वाले पॉइंट को मैं समझाने जा रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ सब स्टेशन। अब ये सब स्टेशन की ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात यहां पर किस बेसिस पे करी गई थी? देखो, फोटोवोल्टिक सेल्स लगाकर अगर आपने ये जो सोलर पैनल जो रूफ्स जो बना रखे हैं, मतलब रूफ टॉप पे लगा रखे वो अलग बात है, लेकिन सोलर पैनल आपने बिछा रखे हैं, आपके पास उस फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, आपके पास उसके ऊपर बिछे हुए सिलिकॉन वेफर्स हैं, वो बिजली, वो डायरेक्टली सन की एनर्जी को कनेक्ट करके बिजली बना रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि आपको इस प्रोसेस के थ्रू आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। डायरेक्ट करंट इज देन कन्वर्टेड इनटू ऑल्टरनेटिव करंट, यूजली फॉर विच इन्वर्टर्स आर यूज। अब अगर हमें बड़े स्केल पर करना है तो हम इन्वर्टर का यूज थोड़ी ना करेंगे, हमें इसके लिए सब स्टेशन के अंदर ऐसी पावर की कैपेसिटी चाहिए ना कि डायरेक्ट करंट जो है वो ऑल्टरनेटिव करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और ऑल्टरनेटिव करंट को फिर जब ये ऑल्टरनेटिव करंट बन गया तो ऐसे करके फ्री इसके बिजली के खंभे बना बनाकर घरों तक कनेक्शन पहुंचे। अभी इसके ऊपर बात चल रही है बेसिकली, समझ रहे हो? कुल मिलाकर हमें करना क्या है, अभी तक जो हमारे घरों में या फिर अलग अलग सेटअप में शिरा जो बिजली आती है वो बिजली ऐसी आनी चाहिए, बस उसका जनरेशन ऑफ सोर्स बदल जाएगा, है ना? वो कोयले से कैसा कन्वर्ट करने की बात चल रही है यहां पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में, सोलर एंड विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली, ठीक है। अब फेज 1 जो था इसका प्रोजेक्ट का, इसको जानते हैं जरा हम लोग, जो 2015-16 में आया। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय 8 रिन्यूएबल रिच स्टेट्स, ठीक है, ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान। ध्यान से देखना, यहां पर धूप या फिर हवा अच्छी खासी है कि नहीं है, इनमें से एक फैक्टर या दोनों फैक्टर, क्योंकि हमें करना क्या है, सोलर और विंड एनर्जी को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आपका 8वां हो गया मध्य प्रदेश। ओके, अंडर दिस फेज टारगेट इज टू इंस्टॉल 9700 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। देख रहे हो, 9700 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड 22,600 मेगावोल्ट एम्पियर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ सब स्टेशन बाय 2022। ये मेगावोल्ट एम्पियर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी मतलब क्या, किसमें कन्वर्ट करना है इनको? अगर फोटोवोल्टिक सेल्स लगाकर अगर बिजली का उत्पादन करा गया तो डायरेक्ट करंट मिलेगा पहले, लेकिन डायरेक्ट करंट हम एकदम से भेज सकते हैं क्या घरों में यूटिलाइज करने के लिए? बताओ, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको ऑल्टरनेटिव करंट के अंदर। उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ सब स्टेशन। फिर फंडिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट, 40% क्या दे रही है भारत की सरकार? ग्रांट, 20% स्टेट इक्विटी एंड 40% लोन फ्रॉम KfW बैंक, जर्मनी। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया किसने? जर्मनी के बैंक ने, KfW बैंक। फेज 2, फेज 2 कब से कब तक फेज 2 कब से चल रहा है? फेज 2 चल रहा है आपका 2022 से। ये रहा कैबिनेट कैपिटल और इकोनॉमिक अफेयर्स 2022 ने फेज 2 स्टार्ट करा था ना इसका। तो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 7 स्टेट्स, नेमली गुजरात,
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, और इस बार आया पिक्चर में उत्तर प्रदेश। ठीक है, फेज 1 में एक बार स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। गुजरात था क्या? जी हाँ, गुजरात था। हिमाचल प्रदेश था, कर्नाटका था, केरला, केरला नहीं था, राजस्थान था, तमिलनाडु बिल्कुल था, और यूपी। तो फेज 2 के अंदर कौन से दो नए राज्य आए हैं? केरला और यूपी, केरला और यूपी। और यहां से चले कौन से गए हैं? जो फेज 1 में थे लेकिन फेज 2 का पार्ट नहीं है। एक आपका हो गया आंध्र प्रदेश, एक आपका हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, और एक है आपके पास यहां पर महाराष्ट्र। क्लियर? ये वाले क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। अंडर दिस फेज टारगेट इज टू इंस्टॉल, पहले कितना था टारगेट? 9700 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का, अब ये बढ़ाकर कितना हो गया है? 10,750। और पहले कितना मेगावाट एम्पियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जनरेट करी जा रही थी सब स्टेशन की? 22,600, इस बारी 27,500। सेंटर विल प्रोवाइड, पहले कितनी असिस्टेंस मिल रही थी? 40%, इस बारी 33% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब पूरा जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का उसका 33% उठा रही है खर्चा सरकार। केंद्र सरकार। उसी बात, हमें जरूरत क्या है ऐसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की भारत के अंदर? प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, वादा करा था कि वो कंट्री के अंदर नॉन फॉसल फ्यूल के थ्रू पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे टू 500 गीगावाट एंड विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय एंड ऑफ दिस डिकेड, 2030 तक। सो देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेशन। ये जो स्कीम है इट विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, जैसा कि पीएम की शपथ के अनुसार अलाइन है। ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड इट विल प्रमोट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ बाय reducing carbon footprint. It will generate large direct and indirect employment opportunities for both skilled and unskilled personnel in power and other related sectors. ठीक है, मतलब बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विल हेल्प इन ऑफसेटिंग द इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस and keep the power cost down. Thus, government support will ultimately benefit the end users. उसके बाद it helps India to increase the share of non-fossil fuel-based electricity to 40% by 2030. ठीक है, and project is expected to help India meet the climate commitments, जैसा कि इंडिया ने COP26 की मीटिंग में ग्लासगो में वादा करा था। और ग्लासगो कहाँ पर है? कौन सी कंट्री? इसका आई थिंक है स्कॉटलैंड है ये ग्लासगो। लेट्स एक मिनट चेक करता हूँ। यस, इट इज अ सिटी इन स्कॉटलैंड। तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कैसे काम करते हैं वो तो हमने देख ही लिया। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें मुझे आपको समझानी है बेसिकली। एक तो ये देखो जो ये टर्म है ना ऑन ग्रिड, ठीक है, और एक इसी के साथ एक टर्म होती है कनेक्टेड ऑफ ग्रिड। तो ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे इसके ऊपर सूरज की किरण ये देख रहे हो जो पड़ेगी ये पहले बनाएगा डायरेक्ट करंट, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जाएगा ये करंट, ठीक है, फिर यहां से प्रोड्यूस होगा ऑल्टरनेटिव करंट। उसके बाद ये यहाँ से जाने के बाद बड़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, घरों में यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर देखो ये टर्म हमारी ऑफ ग्रिड, बड़ी सारी चीज़ों में, ये एसी को चलाने के, वॉशिंग मशीन को, इन सबको घरों में अलग अलग कामों के लिए यूज़ हो सकता है। फिर क्या करना है हमें, ऐसे ही ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो बहुत बड़े स्केल पर जो तैनात करे गए हैं उनके लिए हमें चाहिए ट्रांसफार्मर, ठीक है। और हमें फिर उसके लिए ये बिजली के खंभों में अभी तक जो लाइनें बिछी रहती थी, जैसे कोयले वाली बिजली आती थी, अब उसको रिप्लेस करके नई बिजली की तारें बिछेंगी,
जिससे ये जो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते होते अब ये जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स वाली, मतलब कुल मिलाकर जो सोलर पैनल के थ्रू जो क्रिएटेड जो बिजली है वो घरों तक पहुंचेगी। कन्वर्जन करना है बस हमें डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिव करंट में। सोलर वाटर हीटर भी ऐसे ही काम करता है, सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी और मैंने आपको एक बताया था कि ऊपर एक ये सोलर थर्मल कनेक्टर होता है, अच्छा यहाँ दे रखा है सोलर थर्मल कनेक्टर। फिर ये यहाँ पर गर्म करते करते पानी को ये गर्म करते करते यहाँ तक ये पहुँचाएगा एनर्जी को। ये जो पानी होगा ये हॉट वाटर टैंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोल्ड वाटर जो है वो यहाँ से जाएगा इसके अंदर, यहाँ से जा रहा है कोल्ड वाटर, एरो देखो यहाँ पर इसके अंदर जाकर स्टोर होगा, ये पानी को गर्म करेगा, गर्म पानी इसके अंदर जाएगा और ऐसे करके पूरी टंकी जो है गर्म हो सकती है। ठीक है, सोलर पॉन्ड का सिस्टम भी कुछ ऐसा है। ठीक है, इसके अंदर ना 3 लेयर होती हैं, जैसे जो मैंने आपको सोलर पॉन्ड जो दिखा रहा था मैं आपको, अगर आप यहाँ पर देखो इसको, सोलर पॉन्ड को अगर आप देखो तो यहाँ पर ये है। ठीक है, ये 3 लेयर इसके, अपर कन्वेक्शन जोन, नॉन कन्वेक्शन जोन और लोअर कन्वेक्शन जोन। ठीक है, सोलर रेडिएशन यहाँ पर पड़ रही है तो देखो ये लिखा हुआ है ना, अपर कन्वेक्शन जोन, नॉन कन्वेक्शन जोन और लोअर कन्वेक्शन जोन। ठीक है, इसको देखो ईशा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है यहाँ पर, ये है अपना सरफेस जोन, रिलेटिवली फ्रेश वाटर है यहाँ पर, ये है इंसुलेशन जोन, यहाँ पर इंक्रीजिंग सॉल्ट वाटर कंटेंट इंक्रीज होने लग जाता है, और ये स्टोरेज जोन, सेचुरेटेड सॉल्ट वाटर। तो अगर हम इसको देखें काम कैसे होता है यहाँ पर, इसको देखें अगर अपर कन्वेक्शन जोन, टॉप जोन इज द सरफेस जोन, ये वाला अपर कन्वेक्शन जोन को सरफेस जोन बोला जा रहा है। ये अपर कन्वेक्शन जोन जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है एंड हैज लिटिल सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, खारापन यहाँ पर कम होता है। फिर एक होता है नॉन कन्वेक्शन जोन, जिसको इंसुलेशन जोन हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। सेपरेटिंग दीज टू जोन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट जोन या फिर नॉन कन्वेक्शन जोन। यहाँ पर जो सॉल्ट कंटेंट है ये इंक्रीज होता रहता है जैसे हम गहराई में जाते रहते हैं, दे बाय इंक्रीजिंग सैलिनिटी और डेंसिटी ग्रेडियंट। दिस ग्रेडियंट जोन एक्ट्स एज ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर परमिटिंग सनलाइट टू रीच द बॉटम जोन बट ऑल्सो एंट्रैपिंग इट देयर। क्योंकि जहाँ पर नमक होगा और भारीपन होगा पानी के अंदर, खारेपन की वजह से, चलो ठीक है अगर पानी है तो सनलाइट तो पेनिट्रेट करेगी लेकिन काफ़ी हद तक उसको रोकेगा भी, है ना। तो यानी कि जो सनलाइट यहाँ पर अगर रुकेगी तो हल्का सा ये लेयर गर्म भी होगी ना खारेपन के साथ साथ दिशा, है ना। फिर एक है लोअर कन्वेक्टिव जोन। लोअर कन्वेक्टिव जोन, बॉटम जोन इज वेरी हॉट। ठीक है, देख रहे हो कितना हॉट है, 70 to 85 डिग्री सेल्सियस एंड इज वेरी सॉल्टी। क्योंकि जो सैलिनिटी है कैसे इंक्रीज हो रही थी विद इंक्रीजिंग डेप्थ। इट इज दिस जोन जो कि कलेक्ट करता है और स्टोर करता है सोलर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इज देयरफॉर नोन एज स्टोरेज जोन या फिर लोअर कन्वेक्शन जोन। यानी कि अगर ईशा मैं आपसे पूछूं इनमें से अपर कन्वेक्शन जोन, नॉन कन्वेक्शन जोन या फिर लोअर कन्वेक्शन जोन, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पर है, खारापन सबसे ज्यादा कहां पर है, इसमें लोअर कन्वेक्शन जोन में खारापन, क्योंकि ऐसे बढ़ता चल रहा है नीचे की तरफ। सबसे कम यहां पर है अपर कन्वेक्शन जोन में, फिर नॉन कन्वेक्शन जोन में, फिर लोअर कन्वेक्शन जोन में। पानी सबसे ज्यादा गर्म कहां पर है, लोअर में। कितना गर्म है, 70 to 85 डिग्री सेल्सियस। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं, सन्स रेज हीट द वाटर इन द पॉन्ड, heated water rises and reaches the top of the pond. Warm water passes through a heat exchanger evaporator, evaporating a closed loop of working fluid. Evaporating working fluid expand करता है driving a turbine, एक टर्बाइन घूमेगा, पंखा घूमेगा। टर्बाइन is connected to a generator converting mechanical energy to electrical energy. Vaporized working fluid, अब ये vaporized working fluid मतलब एक तरीके से steam है, एक तरीके से, बस इतना समझ जाओ। It passes through a condenser where it condenses back into a liquid and is pumped back to the evaporator to complete the cycle. ये होता है वो स्टीम टरबाइन। तो वर्क कैसे है, वर्क बहुत सिंपल है। आपने यहां पर कुल मिलाकर क्या करा, आपने कुल मिलाकर यहां पर क्या करा,
एक कंडेंसर के थ्रू आपने यहां पर क्या करा, ये लिया ठंडा पानी लिया ऊपर से, जो समुद्र की मतलब किसी भी जो पॉन्ड की सतह है, ठंडा पानी लिया है आपने यहां पर, ठीक है, ठीक है शाह, ठंडा पानी लिया, इस जगह से ठंडा पानी ले लो, उठाया, यहां से उठाया ठंडा पानी, एरो देखो कहां जा रहे हैं, ये इस कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में जाने के बाद ये आएगा इस तरफ नीचे, ऐसे करते 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 ये आया नीचे, ये इस पंप में गया, ठीक है। उसके बाद ये यहां पर जाएगा इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर में जाने के बाद ये नीचे जाएगा, और यहां से जो सबसे नीचे जो गर्म पानी था ना खौलता हुआ, ये 70 से 85 डिग्री तक सेल्सियस तक, ये यहां से उठाएगा, दोबारा जाएगा यहां पर, इधर जाकर इस पंप में इवेपोरेटर में जाकर ऊपर जाएगा स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में ये बेसिकली क्या करेगा, ये यहां पर जब गया ना इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर में भाप बन रही है, भाप बनने के साथ एकदम से जैसे कुकर की सीटी नहीं निकलती है, या फिर चाय की केतली में से जैसे वो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, जो पुराने जो पिक्चरों में दिखाई जाती है जमाने में, जो पुराने जमाने की पिक्चरों में उससे सीटी निकलती है, जैसे अगर आप उसको रख रहे हो तो चाय बन गई है ना, उससे ये पड़ेगा इस पर, पंखों पर, पंखे घूमते घूमते बिजली बनाएंगे, वो जनरेटर में जाएगी, और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी उसके जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स होती है इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, फिर वो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर बात करेंगे, ये इस ईशा बात करेंगे, ये जो वो नहीं है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, इसके बारे में, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।